इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल निम्बाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आप चिंतित तो नहीं नजर आ रही हैं इस रिकवरी से? मतलब अच्छी है ये, या फिर कोई नहीं है, मतलब इसमें कुछ डरने वाली बात है? बाउंस बैक है। लेकिन इसको ट्रेड कर लिया हमने, इसलिए मैं चिंतित नहीं। मैं खुश हूँ कि जैसे ही निफ्टी 25,500 के पास आया था, वहां पर हमने एक हेज ट्रेड बनाया, स्ट्रैंगल बनाया एक्चुअली, एंड इट वर्क। तो 365 की कॉस्ट थी, 430 हो गया, 450 टारगेट था। मोस्ट लाइकली थोड़ा सा और बाउंस बैक ऊपर की तरफ पॉसिबल है, तो टारगेट हम्म। हो जाएगा। सब हैप्पी कि जो देखा था, जिस हिसाब से ट्रेड प्लान किया वैसे ही हो रहा है। अच्छा। बट इंडेक्स लेवल पर अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा बाउंस बैक है ये। तो ऊपर के अच्छा। स्तरों पर जाके वापस से हम लोग, हो सकता है आज आज नहीं, वैसे 2-3 दिन के अंदर में ऊपर के स्तरों पर जाकर के वापस से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा। दिस इज द व्यू। चलिए, मैंने आपको रीजन बताया अभी। और ये जो ट्रेड आपने लिया था, इसमें मतलब कोई रिग्रेट तो नहीं है ना कि जल्दी निकल गई या फिर थोड़ा लेट एंट्री हो गई, इस वजह से चिंतित थी आप? नहीं नहीं मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं बस ये देख लूं कि अगर ये 25,750 चला जाए, तो जो हाँ, हमने एक स्टैंडर्ड ट्रेड बनाया है उसका एक 100 पॉइंट के लगभग का टारगेट फर्स्ट दिया। टारगेट है। 70-80 आए, अभी 100 तक आ जाएगा, तो बस उसी की कैलकुलेशंस में थी, अब इसीलिए क्या थोड़ा करना सा है? 2 मिनट लेट भी हो गई। अच्छा, अभी अब भी क्या करना है? डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड, जी अभी भी डायरेक्शनल ट्रेड्स अवॉइड करिए। वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट है मार्केट में। एंड जो भी ट्रेड बना रहे हैं अगर आप इंडेक्स पे, तो हेज ही बनाइए, न्यूट्रल व्यू ठीक पर है। बनाइए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं अपसाइड के लिए निफ्टी इंडेक्स पर, वो 25,900 के लगभग 10-20 पॉइंट प्लस माइनस जरूर रखिएगा। और हम्म। डाउन साइड में कम से कम 25,150। तो आप समझें कि लगभग बीच में है निफ्टी अभी। और यहाँ से आपको स्ट्रैडल ट्रेड्स आराम से काम कर जाएंगे, लेकिन कल की एक्सपायरी के नहीं बनाना। आप समझदारी से, अगर आप ट्रेड चाहें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इन बिटवीन द शो भी अगर मौका रहेगा तब भी बता देंगे निफ्टी एज पर योर इंडेक्स का। कन्वीनियंस, जहां आपको ठीक लगे वहां पे बताइएगा। बस मुझे बैंक निफ्टी मुझे बताइए, तो जो कि यहाँ पर ज़्यादा भी, ज़्यादा जो मजबूती है ना वो बैंक निफ्टी में दिख रही है, जो कि अभी भी 200 जी पॉइंट के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी, क्या निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत है? हाँ, नहीं, जब रिकवरी की बात आएगी ना, परसेंटेज वाइज, पॉइंट हम्म। वाइज तो बैंक निफ्टी में होगा, लेकिन जब परसेंटेज वाइज बात आएगी तो निफ्टी में ज्यादा उसमें मौका मिलेगा। तो हम्म। ये एक व्यू है, लेकिन क्योंकि निफ्टी बैंक अभी 59,500 के क्लोज टू है, सो यहाँ से भी आपके मंथली एक्सपायरी पर अगर आप एक स्ट्रैडल, सिंपल स्ट्रैडल, कुछ भी इसमें खास नहीं करना है आपने, तो अगर आप उसको भी बनाते हैं तो आराम से एक अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी बैंक के स्पॉट चार्ट पर 2 से 2.5% का करंट स्पॉट से हो सकता है। तो अगर सब कुछ ठीक हुआ, जैसे कि न्यूज में आया है कि यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे डील्स को लेकर के, जिन उन सब चीजों को लेकर के कुछ पॉजिटिव आता है तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात नहीं बनी, वापस से कुछ न्यूज आ जाती है, तो फिर नीचे जाएगा। तो इस हम क्यों इस गफलत में फंसे कि ऊपर जाना है कि नीचे? तो ऐसी जगह पर आप स्ट्रैडल पोजीशंस को, स्ट्रैंगल पोजीशंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर आपके प्रीमियम ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो। गफलत तो है ही है बाजार में, दिक्कत तो हो ही रही है बाजार को ट्रेड कैसे किया जाए। जैसे बाजार घूमता है न्यूज़ फ्लो के आधार पर, और आज जो यूएस एम्बेसडर के बयान आए हैं वो नया उत्साह, नई ऊर्जा लेकर आए हैं, और उसी से आप देखिए बाजार में किस तरह से रिकवरी, एक स्पाइक आता हुआ दिखा है। कुछ ऐसा ही चार्ट निफ्टी का भी है, और निफ्टी बैंक में मजबूती थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप बताइएगा कोई स्ट्रैटेजी अगर शो के दौरान आपको अगर समझ आए तो प्लीज़ उसको आप श्योर। मेंशन कीजिएगा। इस बीच आप गेनर लूजर्स देखिए, आज कहाँ पे ज़्यादा एक्शन, जहाँ पे ज़्यादा दम बन रहा है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो निफ्टी में जो रिकवरी बनी है उसमें गेनर्स कौन से हैं जिन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया है मार्केट को? परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोल इंडिया 3% का आप मूव है, 20 गुना से ज़्यादा इनकी सब्सिडरी का आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आई थिंक वहाँ से कुछ उत्साह बन रहा है। एशियन पेंट्स में 2% का आप मूव है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, 2 मेटल नाम है, जैसे मैंने आपको कहा भी, मेटल, कैपिटल मार्केट्स और बैंकिंग फाइनेंशियल, 3 तबके हैं जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज ट्रेंड के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि लो लेवल से रिकवरी है, करीब 1.25% के आसपास की। अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें, कौन से स्टॉक है जो कि निफ्टी को नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे आयशर मोटर्स 1.5% नीचे है। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक और ऑटो नाम दिखेगा, टाटा मोटर्स पीवी का, जो कि 1% नीचे है, और रिटर्नल में भी 1% का फॉल है। बीईएल में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट है। और बजाज फाइनेंस, हालांकि बैंकिंग फाइनेंशियल मजबूत है, लेकिन बजाज फाइनेंस देखिए 0.25% की गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। अब आइए आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ, जहाँ पे हमने काफ़ी शानदार रिकवरी लो लेवल से देखी थी। अभी भी आधे % के आसपास की गिरावट है, लेकिन रिकवरी है। और इसमें आप देखेंगे तो बीएससी एक स्टॉक है जो कि 4% ऊपर है। एनएससी के आईपीओ को लेकर जो अपडेट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। इरडा 3.5% ऊपर है, नंबर्स के बाद जो एनपीए घटे हैं उसका इम्पैक्ट है।
पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद प्रीमियर एनर्जीज में कुछ रिकवरी बनती हुई दिख रही है, 2.25% के आसपास की। इंडसइंड बैंक में भी 2.25% के आसपास के गेंस हैं। इनके बिजनेस अपडेट्स अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद स्टॉक दिख के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और टोरेंट पावर 2% के आसपास का आप मूव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मिड कैप में अगर आप लूजर्स की बात करेंगे, कारोबार करता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप लूजर्स देखिए, फिर मैं आपको मिड कैप के लूजिंग स्टॉक्स भी बताता हूँ। स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा तेजस नेटवर्क्स, 11% का फॉल है। यहाँ पे रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बाजार को पसंद नहीं आए, जिसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव साइड पर देख रहे हैं। कामधेनु वेंचर्स ये 8% के आसपास नीचे। सिग्नेचर ग्लोबल के जो अपडेट्स हैं, बिजनेस अपडेट्स, वो कमज़ोर हैं, 6% स्टॉक नीचे है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, रेडिको खेतान, यहाँ पर भी आप देखिए 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो कमिंस इंडिया ये 4% नीचे है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिछले हफ्ते से ही आप देखिए जो रियल एस्टेट में गिरावट है ना, वो शुरू हो गई थी और वो इस हफ्ते भी कंटिन्यूड है, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट 4.25% नीचे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3.5% का फॉल है। एबीबी पावर करीब 3.5% नीचे है। और भारतीय हेक्साकॉम ये भी करीब 3.25% नीचे है। 1700 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल भारतीय हेक्साकॉम में देखने को मिल रहे हैं। मैम जरा ये रियल एस्टेट से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी थी, शुरू हुई थी, इसमें माफ़ कीजिए प्रेस्टीज एस्टेट्स हुआ, और जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या लंबा चलने वाला है मामला? रियल एस्टेट में कुछ बड़ी वीकनेस है? और रियल एस्टेट में कुछ हद तक तो कुछ स्टॉक्स में सेक्टोरियल अगर बात करेंगे तो संदीप जी थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट देखा जा रहा था, हम्म। वैसे तो होना चाहिए था पॉजिटिव, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है, अगर इंडियन मार्केट से अगर हम इंपोर्ट कर, जैसे सीमेंट हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है उन सभी प्रोडक्ट्स में जीएसटी घटा है लगभग। तो कुछ चीजें सस्ती हुई, लेकिन जो मटेरियल है जैसे स्टील वाले प्रोडक्ट बहुत लगते हैं, हेवीली लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, एंड मेटल्स। अब जितने भी लोधा डेवलपर्स जो हाउसिंग डेवलपमेंट बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करते हैं या दूसरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ऑब्वियस है जो लगते हैं। हम सीमेंट तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। बट अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, चाहे वो वायर हो, स्टील हो, चाहे आपके प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज हो, या फिर आपके दूसरे जो इसके रिलेटेड और प्रोडक्ट्स होते हैं, हम्म। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर हमारी जो इंपोर्ट होती है, एंड ड्यू टू दैट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। और ये बात सबको पता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स यूनिट थे, सेल्स यूनिट के जो थे वो कम हुए हैं। वो चीज मार्केट में जो है थोड़ा सा दिख रहा है कि इस बार की सेल्स शायद वैसी नहीं होगी जैसी की एक्सपेक्टेशन थी। नाउ जीएसटी कट का बेनिफिट इज देयर, बट उसके बाद भी कंपनीज का नंबर ऑफ यूनिट्स ना बिकने की वजह से थोड़े से यहाँ पर एक थोड़ा सेटबैक मिल सकता है। बट टू बी स्पेसिफिक कि क्या सभी स्टॉक एक जैसा परफॉर्म करेंगे, सभी स्टॉक्स में लाइन से बिकवाली आएगी, वैसा मेरा मानना नहीं है। जैसे कि आपने एक स्टॉक का नाम लिया है लोधा। लोधा को अगर अब मैं आज के डेट पर प्राइस पर देखूं, 1070 के आसपास में है। इस तरह के स्टॉक्स जो रियल एस्टेट काउंटर पे से जो स्टॉक्स होते हैं, अमूमन वो स्टॉक आपको सेक्टर से महंगे मिलते हैं ज्यादातर तो। और उसमें भी तब अगर वो स्टॉक अच्छी खासी परफॉर्मेंस, आरओआई, आरओसी डिलीवर कर रहे हो। तो लोधा का रियल एस्टेट कंपनी मार्केट में एक अच्छा खासा नाम भी है, और हम्म। फिलहाल सेक्टर 26 के मल्टीपल पर है और ये 36 के मल्टीपल्स पर। एंड इसको जस्टिफाई करता है ये अपनी परफॉर्मेंस से, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 86% इस साल का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर्ड है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में भी अच्छा खासा जंप है। तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में मार्जिन बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स 44% का रहा है। सो कंपैरिजन से समझेंगे इसको, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जिस रेट पर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा, उतनी आपकी उस ग्रोथ, उस रेट पर आपका नंबर ऑफ यूनिट का सेल्स जो है वो नहीं बढ़ा है। यानी मार्जिन्स तो इंप्रूव हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बायर्स थोड़े से रिड्यूस रहे हैं, एंड दैट थिंग्स वी गोइंग टू एक्सपीरियंस इन अपकमिंग क्वार्टर्स आल्सो। सो विद दिस रेफरेंस आपको कंपनीज के जो रिजल्ट आएंगे वो हमेशा एक बार देखने, चाहे आप शोभा की बात करें, आई मीन शोभा की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, या फिर आप लोढ़ा की बात करें, जो भी कंपनीज में आप खरीदारी करें उनके ये नंबर जरूर देख लेना। अभी हम्म। लोढ़ा के स्पेसिफिकली 1070 पर ये है। इन माय ओपिनियन इट्स अ बाय। और अगर आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा सा डीपर, विच इज 950, करंट प्राइस से लगभग 120 पॉइंट के दूर है स्टॉप लॉस, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप्रोक्सीमेट 1200 टू 1300। तो ये एक आउटलुक है, इंडस्ट्री को भी आपको समझना चाहिए, एंड देन यू नीड टू पिक योर स्टॉक्स। तो लोढ़ा आज की डेट पे ठीक ठाक लगता है इस पिक से, इस सेक्टर कब से। तक आ जाएगा 1300 का टारगेट लोधा में?
आप मान के चले कि कम से कम 3 महीने का, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक आउटलुक है। ठीक है, 3 महीने का आउटलुक और ₹120 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप, तो 1200 से 1300 की आप चाल लोदा में मान के चल सकते हैं। चलिए दर्शकों के जी। सवालों के जवाब भी देना शुरू करते हैं। मैम एक बार ना आप पीपीएल फार्मा देखिए, 171 के हैं, ये अभिषेक जी हैं हमारे प्राइम मेंबर, उनके पास, और कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं मेरा, या फिर एग्जिट करूं, मेरा विजन 2 साल का है, और आप कहें तो मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूं। ओके। तो देखिए 2 साल के नज़रिए में तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्टॉक अच्छे खासे प्रीमियम लिस्टिंग पे भी आया था, पिरामिड 15% था आई थिंक, 15-15% ये वही है ना? नहीं, नहीं वो नहीं है, पिरामिड फाइनेंस है वो। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। ऑलराइट, तो आपका 2 साल का नज़रिया है देखिए, और इस 2 साल के नज़रिए से मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ पर आपका फ़ोकस यहाँ पर लेना चाहती हूँ, पिरामल फार्मा में, कि यहाँ पर आप कंपनी के ना एक बार फाइनेंशियल ज़रूर देख लीजिए। देयर इज़ नो प्रॉफिट, और जब तक यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की चीज़ें नहीं बढ़ जाती, तब तक यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो 2 साल के नज़रिए से अगर आप रख रहे हैं, तो मैं आपको इसमें वेटेज कम करने की सलाह दूँगी, पूरा मत बेचो, क्योंकि 2 साल के नज़रिए से इट इज़ लाइकली कि आपको ये 250 से लगभग 300 तक 2 इयर्स का, बिकॉज़ आपका आउटलुक है, तो ये जा सकता है। बट थोड़ा-सा अंडरवेट हो जाइए इसमें, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज़ और बन रही है कि ये लगभग हम्म 140 पर और जाए। सो देयर आर 2 सिनेरियोज़, या तो अपने वेटेज को कम करो क्योंकि 140-45 तक दिखता है, या फिर हम्म। जब 140-45 तक आ जाए, वहाँ से इसमें एक वैल्यू बाइंग बन सकती है वापस से, देन यू कैन ऐड सम, बट अभी की प्राइस पर नो एडिशन। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार आईटीआई भी देख लीजिए, इन्हीं का ही सवाल है, कह रहे हैं कि 324 के हैं, होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं, इसमें इनका 6 महीने का व्यू है। ओके, और बाइंग कितने की है? 300? 24 की। 324, ऑलराइट। तो 324 के हिसाब से तो 293 पर ये आ भी चुका है, एंड 6 महीने आपने इसको टाइम कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको ना यू नीड टू बी कॉशियस हियर। यहाँ पर एक बार एफआईआईज़ के डेटा को ज़रूर देख लें। ओके, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ अगर आपका आउटलुक है, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 280 पर लगाकर ही होल्ड करें, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट जो है 330 ऑनवर्ड्स अप टू 360 की रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाए, तो प्लीज़ उसको दोबारा बाय नहीं करना अनटिल अनलेस ये आपको 240 के आस-पास मिले। सो दिस इज़ द आउटलुक, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें अभी। स्टॉप लॉस रख। ठीक है मैम, आप स्ट्रेटजी देने की बात करी थी, अभी एक स्ट्रेटजी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं यश रेवांदकर जी, माफ़ कीजिए, इनके पास कह रहे हैं कि मैम मेरे पास निफ्टी का 13 जनवरी का 26,150 का पुट रखा हुआ है ₹92 पर, और बैंक निफ्टी का जनवरी का 60,000 की स्ट्राइक का मैंने पुट ले रखा है ₹511 पर। तो निफ्टी का 26,150 का पुट ₹92 पर, 92 रुपीज़ पर, और बैंक निफ्टी का जनवरी का 60,000 की स्ट्राइक का पुट ले रखा है ₹511 पर। पूछ रहे हैं आपसे कि होल्ड करें या फिर एग्जिट। 60,000 का, पहले निफ्टी की बात करते हैं। इन्होंने 26,100 ही बोला है ना, 26,150 कल की 26,150, हाँ एक्सपायरी। जी, हाँ जी, ओके, 26,150 तो कल की एक्सपायरी फिलहाल, वाली। जी, फिलहाल बुक कर लीजिए, क्योंकि एक पुल बैक, जैसे कि हमने बोला है कि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। उस पुल बैक में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स ही काम करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। सो यू आर इन अ प्रीटी मच हैंडसम प्रॉफिट, मैं इसको ब्यूटीफुल बोलूँ, हैंडसम बोलूँ, जो बोलना है बोल लीजिए, बट यू आर एट अ वेरी गुड गेन। ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। आप इसको फिलहाल बुक करके दूसरी नॉर्मल यानी एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मूव है वो डायरेक्शनल ना होने की जगह पे आपको न्यूट्रल रखना चाहिए। तो book your profit and deploy this some of its profit in neutral strategies। और रही बात बैंक निफ्टी अभी 60,000 का जनवरी का जो पुट है, हम्म। इट इज क्लोज टू 700, एक्सक्यूज मी, एंड इसकी बाइंग इन्होंने कितना बताया? तो ये इनका आई थिंक 511 का लिया हुआ है। ओके, यू शुड बुक दिस। इसको एक बार अभी आप बुक कर लीजिए, 700 के आसपास में, 690-700 पर आपको इसकी बुकिंग मिलेगी। फिलहाल बुक करिए। अगर आपको दोबारा एंट्री बनानी ही है, तो जैसे कि जो लेवल्स डिस्कस किए हैं कि निफ्टी, मतलब पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही बनाना है,
सो डू नॉट मेक एनी डायरेक्शनल ट्रेड बिफोर 59,800। तो वहां पर जब जाए तब आप एक बार डायरेक्शनल ट्रेड सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं, बट आई वुड से डायरेक्शनल मत होइए इस मार्केट में जहां पर आपके साथ, जहां पर न्यूज फ्लो की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा हो। एट दैट पॉइंट आपको वॉलेटिलिटी को कम करते हुए स्ट्रेटेजीज को रखना चाहिए। सो न्यूट्रल व्यू ज्यादा बेटर है यहाँ से। ठीक है, ओके। आप ना जैगल प्रीपेड का चार्ट देखिए मैम। अमित आशु कुमार जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है। मैं इनका सवाल पढ़ देता हूँ, तब तक आप चार्ट देख लीजिए। कह रहे हैं कि इज इट इन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, पहला तो सवाल इनका ये है। और कह रहे हैं कि क्या मैं लंबी अवधि का, अगर मेरा 1 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, क्या इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ? और साथ में इन्होंने बोला है कि अपडेटेड व्यू दीजिए आप मुझे हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। अंबाला मैम ने 506 रुपये पर सजेस्ट किया था इसको। 506, 506, 507। एक सेकेंड। जेगल माइंड पहले स्क्रीन पर प्रिपेयर है, पहले स्क्रीन पर एक बार इसको देख लेते हैं। हम्म, फिनटेक बेस्ड कंपनी तो ये है, बट पहले तो आपने ट्रेंड पूछा कि ट्रेंड क्या है। तो देखिए इसका फिलहाल ये अपने करेक्टिव मूव में है। आईपीओ के बाद की लिस्टिंग वाले फेज से रिकवरी मोड अभी इसका शुरू नहीं हुआ है। सो इट इज 308 एज ऑफ नाउ, एंड लाइकली है एंड लाइकली है कि अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान कर सके। इट इज नॉट समथिंग जो कि आपको पोर्टफोलियो में रखना है। पहली बात, ये ट्रेड लायक है मेरी नजर में। तो अगर आप इसको 308 पर बाय कर रहे हैं, 275 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ 330 टू 365। सो दिस इज द सिंपल आउटलुक। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं इस स्टॉक में नहीं रखती, एंड फॉर मी इट्स नॉट एन पोर्टफोलियो काइंड ऑफ स्टॉक। एंड हैप्पीएस्ट माइंड पर 506 सात की इसमें एंट्री दी थी मैंने, और अब ये स्टॉक यहाँ पर इसका जो 470 का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर्ड हो चुका है। सो प्लीज दिस इज एन एग्जिट। स्टॉप लॉस हिट होने पर स्टॉक को होल्ड नहीं रखना है। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस अभी भी ये हिट करके निकल जाए इससे। आप बने हुए हैं, आप बने हुए हैं, आपको बने हुए नहीं रहना चाहिए था। देखिए मैं जब भी कोई भी स्टॉक अगर आता है मेरे साइड से, तो सभी के साइड से एक्चुअली टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंट्री के साथ आता ही है। उसको हम्म, अगर आप ब्रीच कर देंगे तो फिर यू you नो know, फिर आप अपनी अपनी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कहने से आपने लिया उसको नहीं। राइट? हम्म, सो प्लीज डोंट डू दैट। अगर कोई भी आपको कुछ बता रहा है तो दोनों साइड के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, और स्पेशली जब जब कोई ऐसे सेक्टर्स में आप बॉटम बाइंग की बात कर रहे हो। आपने देखा है मैं कई बार बॉटम बाइंग को लेकर के बात करती हूँ कि हम रिवर्सल ट्रेड स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं ज्यादातर। तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो वैसे ही बहुत फेवरेबल होता है। एक या दो अटेम्प्ट करने भी पड़े तो भी अच्छा रिवॉर्ड वहां पर बन जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपने ब्रीच कर दिया तो मतलब फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्टॉप लॉस इज ब्रीच्ड, प्लीज बुक इट। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का नतीजा क्या होता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको 506 पर बोला गया, उस समय 470 पर आपका लॉस भी साथ में कंटेल कर दिया गया था कि यहीं तक लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने लॉस नहीं लिया और उसका नतीजा आप देखिए फिर आपका लॉस कैसे बढ़ रहा है। 470 वाला अब हो गया है 437। चलिए ठीक है, बार बार बताते हैं आपको फॉलो करना नहीं करना मर्जी आपकी, पैसा आपका है। खैर, सुनीता राव जी हमारी प्राइम मेंबर है, 2 महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई है मेंबरशिप लेकर। मैम इनका सवाल है कोल इंडिया को लेकर। कोल इंडिया में जी, क्या करना है? अब इनके पास है या नहीं है, इस सवाल से क्लियर नहीं हो रहा है। ऑलराइट। सुबह कहीं पर जब मैं थी तो 427, 28, 26 इस रेंज में कोल इंडिया को रिकमेंडेशन दिया था। अगर आपने उस चीज को देखा है या फिर आप इसके करंट ब्रेकआउट को देख रही हैं, आपके किसी भी यानी फिल्टर से वो आपके सामने आया है, तो इसके लिए जो मेरा टारगेट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कोल इंडिया में, दैट इज 440 नेक्स्ट टारगेट। 430 पर लेने वालों के लिए भी वही है, जिन्होंने 427 पे लिया उनके लिए भी वही है। एंड 440 से लेकर के 465 का टारगेट आप जरूर देख सकते हैं, मतलब 455, सॉरी 455 का टारगेट आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। नाउ द स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम 405। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है एट फर्स्ट टारगेट, सो रिड्यूस योर एक्सपोजर। तब आप इसमें अपसाइड की व्यू को ट्रेड कर सकते हैं। जो व्यू है वो लॉन्ग है यानी बुलिश है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा राजीव कुमार जी का सवाल है, मैनकाइंड फार्मा में, मुझे याद है आपने दिया था पहला टारगेट, आपने भी बोला था 2300 रुपये का आ गया। अब इन्होंने लिया ही 2300 रुपये पे है मैनकाइंड फार्मा का शेयर। डॉक्टर रेड्डीज इनके पास 1300 का है और ग्लेनमार्क फार्मा 2108 रुपये का लिया हुआ है। तो एग्जिट करूं कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर लॉन्ग करूं?
फिर अदानी ग्रीन भी है इनके पास। तो 3 फार्मा स्टॉक से पहले इनकी बात कर ले, फिर अदानी ग्रीन की बात करते हैं। मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर ओके, रेड्डीज और ग्लेनमार्क। तो पहले हम मैनकाइंड की बात करेंगे विच इज एट 2200, मतलब 2200 के आसपास ये अभी चल रहा है। अब इसमें दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करना चाहूंगी। मतलब अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर आई वुड से कि दोबारा एंट्री करें, तो वो 2050 के आसपास है और आपकी एंट्री 2300 की है। सो आपने एंट्री गलत ली है। फिर भी मैं जस्ट एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी देना चाहती हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका इमीडिएट सपोर्ट है, टेक्निकल इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो है आपका 2150 पर, बट वीक है, बहुत वीक सपोर्ट है। आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, ट्राई करना है तो। इसके अगेंस्ट में लाइकली है कि आपको यहाँ से और 40 से 60 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आपको मिल जाए, जहां पर आपकी एग्जिट आप प्लान कर सकते हो। बट अभी के लिए मैनकाइंड फार्मा में 2050 से पहले फ्रेश बाइंग का मेरा व्यू नहीं है। देन आपने ग्लेनमार्क पूछा है। ग्लेनमार्क में आपकी एंट्री कितने की इन्होंने बताया? 2108, 2108 की। 2108। ओके, सो देखिए, आपने इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने का कोशिश किया था, तो उस नजरिए से इसका स्टॉप लॉस 2000 पे ही होना चाहिए था, क्योंकि जो पॉसिबल टारगेट वो 2200 तक ही बन पा रहे थे। अगर वही व्यू आपका है, लेकिन देखिए, जब ब्रॉडर मार्केट जब थोड़ा सा वीक होती है ना, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा होता है जो एक बाय नेचर डिफेंसिव सेक्टर है ये। तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू कैन ऐड समथिंग इन इट, अगर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर पाए, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए 1950 के आसपास के लिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन आप कर सकते हैं तो करिएगा। और स्टॉप लॉस 1800 का लगा करके 2200 से 2350 के टारगेट 2 क्वार्टर्स के, यानी 6 महीने के अंदर ये मूवमेंट की वेट आप कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। देन आपका है डॉक्टर रेड्डी। हाँ जी, देन हाँ आपने हाँ, दिया प्लीज है बोलिए। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में देखिए, फिलहाल इट्स बहुत ही वीक सेटअप है। वीक इन द सेंस कि यहाँ से अगर हम लिया, तो 1190 का जो एक पॉसिबल स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो हिट हो जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई फ्रेश बाइंग या फिर होल्ड की सलाह नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए इसमें वापस से जो बाइंग बनेगी वो लगभग 1130 के आसपास बनेगी। तो करंट प्राइस से 70-80 पॉइंट दूर है, जहां पर मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगी कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा रिस्क कम हो गया, अब इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पुल बैक मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग आज ये चल रहा है 1210 के आसपास, 1209 के आसपास। लगभग पॉसिबल है कि 1225 एंड 1245 ये 2 टारगेट आपको मिल जाए, इससे पहले कि ये 1150 के आसपास है। तो आपकी जो बाइंग है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। फिर भी एक स्टॉप लॉस नजर में रखिएगा कि आप इसको 1190 के नीचे ना रखें। बाकी आप 1225 के लिए और 1250 के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तीनों हो गए फार्मा वाले काउंटर्स। एक इनके पास अदानी ग्रीन भी है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास ओके, अदानी ग्रीन का जो लेवल है वो 1050 रुपये का है, तो इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं? 1050 की इनकी बाइंग है। आपका व्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो ताबड़तोड़ ही चलेगा, दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन इस स्टॉक का फिर भी मुझे एक बार ना वही रेंज समझ में आ रही है जो हमने डिस्कस भी किए थे कि 1050 से लेकर के 950-60 की रेंज में ही हमको ट्रेड होते हुए देखेगा कुछ दिन, एंड वही हो रहा है। तो इस स्टॉक की जो जनरल वॉकिंग वे है ना, जो पाथवे जो इसका जिसमें चलता रहता है इजीली कंफर्टेबली, वो रेंज ही बड़ी है। तो अभी मेरा व्यू इस पे सिर्फ इतना ही है कि आप इसको अगर कुछ क्वार्टर्स रख सकते हैं तो रखिए, एंड पेशेंस के साथ में वेट करिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर एंड माइनिंग सेक्टर कुड बी इन द फोकस, एंड डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज्यादा फोकस में रह सकते हैं। एंड एनर्जी इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कैसा बजट आता है वगैरह, उससे भी अलग एनर्जी जो है फोकस में रहेगा, एंड ये परफॉर्मिंग सेक्टर भी बन सकता है इन नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स का। तो एनर्जी में ही ये स्टॉक है, तो आप इसको बने रहिए। इतना इतना एग्रेसिव इसमें एग्जिट लेने की जरूरत नहीं लगती है मुझे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि प्रणाम संदीप जी, अम्बाला मैम। JSL इनके पास है 827 रुपये का रखा हुआ, 500 शेयर हैं। एवरेज कहाँ करना है? और इनके पास रिलायंस भी है। चलिए रिलायंस की बात करते हैं। पहले JSL को लेकर आपका व्यू दीजिए। 827 रुपये पर 500 शेयर हैं और कह रहे हैं कि एवरेज करना है इनको।
ओके, तो एवरेज करना है तो आपको 2-4 दिन का वेट करिए, आपको एवरेजिंग के लिए ना एक और भाव है जो मिल जाएगा व्हिच इज़ 760 पर, 760 पर ये भी है। जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ डेज़, आपको ये 715-20 में मिलेगा। वहाँ पर आप फ्रेश मनी जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं एंड इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, अच्छा स्टॉक है। आप इसको नज़रिया शॉर्ट टर्म के नज़रिए से मत देखना, थोड़ा-सा मिड टर्म, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म अवधि में अगर आप इसको रख लें तो ये अच्छा चल जाएगा। तो इसके साथ एग्रेसिव मत होइए, सिप्स कर लीजिएगा इसमें। जैसे कि आपने प्लान भी किया है। सो कंटिन्यू विद योर व्यू। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनके पास रिलायंस भी है, 450 शेयर हैं 1550 रुपये के रेट पर। क्या ऐसे माहौल में एवरेज करना ठीक रहेगा, पूछ रहे हैं। रिलायंस देखिए 1440-50 के आसपास हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि वहां पर एक फ्रेश एंड फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ भी वही कि आज का 1451 का आज का लो बना है एंड एग्जैक्ट वहां से 1.5% रिलायंस अप भी है। सो देर इज नथिंग रॉकेट साइंस। जब स्टॉक अच्छा है और जाना पहचाना स्टॉक है तो जनरली सबकी नजर में आता ही है। साथ में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी वहां पर आ ही रहा था, तो उसकी वजह से भी एक टेक्निकल सेंटिमेंटल एक वैल्यू बैंक रिलायंस में देखी गई है एंड विच इज लाइकली टू कंटिन्यू। आप रिलायंस को अच्छे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इसको बाय करिए आज भी। आप इसको चाहें तो आज थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम डाउनसाइड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे इसमें कितना पेन आ सकता है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड रिलायंस को लेकर के अगर कुछ वॉर नहीं होती है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन अगर नहीं है, तो उन सारी कंडीशंस में भी रिलायंस हमको 1370-80, बस इससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं दिखता। बट कुछ अलग ही हो गया तो आई कांट से, बट कितने भी ट्रेड डील वगैरह-वगैरह की बात हो रही हो, अगर वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन नहीं है, तो 1370 के आसपास तक मैक्स लुढ़क सकता है ये, और वहां तक ये खरीदने लायक ही है। और आज ये 1470-75 पर है। इफ यू कैन मेक इट, थोड़ा सा बाय कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा और जाए 1370-80 के आसपास, तो फिर आप वहां पे और एडिशन कर सकते हैं, बट दिस इज द बाय एज ऑफ नाउ। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। अच्छा, अदानी ग्रीन को लेकर ना अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। अदानी ग्रीन को लेकर संजीत कुमार जी का सवाल है। कह रहे कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अदानी ग्रीन में 998 पर, तो क्या मैं इसमें से शिफ्ट करके, यानी कि अब क्योंकि लॉस हो रहा है अभी भी 50 रुपये के आसपास नीचे है इनके प्राइस से, तो पहली बात तो घाटा ले लें अदानी ग्रीन में, उसको बुक करके क्या मैं अपना पैसा प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे शिफ्ट कर दूं करंट लेवल्स पर। पीवी स्पेशलिटी, फिर प्रीवी, पीवी प्रीवी, होगा। PRIVI, प्रीवी। ओके, तो इनकी नजर में एक तो अडानी है जिसमें उनका फंड है, उसको ये प्रीवी स्पेशल केमिकल से ही इज ट्राइंग कि मैं यहाँ पर आ जाऊं क्या, राइट? एक ही स्टॉक है। नहीं है इनके पास अदानी ग्रीन, ये कह रहे हैं कि 2 स्टॉक्स इनकी नज़र में जिसमें ये शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, एक अदानी एनर्जी और दूसरा ये प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 950 पर आया है। मैं क्योंकि थोड़ा टाइम दे क्योंकि सकती हूँ। हाँ। अदानी ग्रीन में ना इन्होंने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं। हम्म। अ, 998 नहीं, की बाइंग है। आप प्रीवी को छोड़ दीजिए। आपको अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में ही थोड़ा बहुत शिफ्ट करना है तो करिए, हम्म, बिकॉज जब ये ग्रुप स्टॉक्स निकलेंगे, नहीं भी निकले एक्चुअली, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 950 के आसपास ठीक ही है, और उनके लिए ज्यादा ठीक है जो कि इसके नेचर को समझते हैं। नेचर इसलिए क्योंकि ये स्टॉक बड़ी रेंज में ट्रेड करता है, बड़ी रेंज में इसका प्राइस एक्शन या जो भी आप बोलना चाहे ट्रेड होता है सिंपली। तो आज ये 950 पर है। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगले 3 महीने में ये एक बार 1200 निकल जाए, 300 200-250 पॉइंट इसके लिए कॉमन है। सो फॉर दैट पर्पस आपका स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 700 रुपए पर। लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को थोड़ा बहुत आप चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं 20-30%। बाकी वो स्टॉक जो आपके पास में है ना, अगर आपके पास में समय है 1 ईयर का, तो उसी में रहिए, स्टॉक में बुराई नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अगला सवाल जो हमारे पास आया ना वो रोहित कुमार जी का है। इनके पास मैम MMTC के 700 शेयर हैं 70 रुपये के भाव पर, और रिको ऑटो के 200 शेयर हैं 139 के भाव में, कह रहे हैं मैंने लिया है। ये सुबह भी इनका सवाल हमने लिया था। एक कह रहे हैं कि अभी एवरेज यस। किया जा सकता है क्या? अगर आप कहें तो मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ। नो नो, अभी नहीं। मुझे याद है 61 60-61 का प्राइस मैं देकर के हूँ पहले से। हम्म, यस, उतना ही होना चाहिए। हम्म, एग्जैक्ट
अभी मत एवरेज करिए, दिस इज नॉट द प्राइस टू एवरेज। आप लोग 60-61 के आसपास चाहे तो एड ऑन कर सकते हैं, और ये मूवमेंट जब गोल्ड का वापस से निकलेगा तो ये स्टॉक फिर से भागेंगे। तो पेशेंस रखो और सही भाव पर ही एड ऑन करने की कोशिश करिए, अभी नहीं। और वो थोड़ा सा दूर है, 63 पर ही अभी है। 2-4 दिन के अंदर आया तो आपको 60-61 के आसपास फिर से मिल जाएगा, देयर यू कैन एड ऑन समथिंग। एंड दूसरा स्टॉक इन्होंने रिको ऑटो दिया है, जी जो कि जहां तक मुझे याद आ रहा है एमएमटीसी और रिको एक ही दिन डिस्कस हुए थे दोनों स्टॉक्स। यस, तो ये तो चल भी गया अच्छा ही, बट इसमें भी अभी एडिशन नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा और वेट करो, 115 आ जाएगा, आ ही जाएगा 115 के आसपास। तो वहां पर चाहे तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं, बट नॉट एट 125। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, तो वहाँ तक के लिए वेट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा शुभम मेहरोत्रा जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास ग्रेविटा है 1750 के रेट पर, और के पी ई एल, आई थिंक ये के पी एनर्जी की बात करें, 390 रुपये का इनका प्राइस है। मे बी नो योर व्यूज़ ऑन दी स्टॉक्स, तो दोनों स्टॉक्स पर व्यू चाहिए, एंट्री तो कर रखी है इन्होंने। ये केपीएल एनर्जी, केपी एनर्जी होगा। हाँ जी ग्रेविटा इनका 1750 बोला ना इन्होंने। जी। अभी अभी भी वीक है संदीप जी, इसमें अभी फिलहाल रिकवरी नहीं मैं देख पा रही हूँ, मतलब क्यों नहीं आ रही है लेकिन इसमें रिकवरी, जस्ट मेरे ओके। देखिए सेक्टर ठीक है, सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में जरूर है। स्टॉक जो वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है सेक्टर से लगभग 50% एक्स्ट्रा है। दैट मीन सेक्टर 23 के मल्टीपल्स पर है, और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 33 के मल्टीपल्स पर है। जबकि इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनीज और हैं, जैसे कि एनआईएलई हो गया, या फिर आप ले लीजिए सैंड्यूम वगैरह। ये कंपनीज कुछ ऐसी है जो कि कम सस्ते हैं थोड़े से, तो ये एक रीजन है अच्छा, जिसमें कि इसमें प्रॉफिट इसके बुकिंग। ना मैम दो दो पीयर्स और भी हैं, ये चूंकि रिसाइकलिंग वाला स्टॉक है, ग्रेविटा की अगर आप बात कर रही हैं तो इसमें पीओसीएल यस, है, और एक अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी जैन रिसाइकलिंग, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग वाली, वो भी देखिए अगर इनको आप बता सकें। अब वैसे तो ग्रेविटा इन्होंने ले रखा है, अभी सोच नहीं रहे हैं, अगर आप शिफ्ट करने की राय दें, अगर स्विच करना है इनको। नहीं तो आप शिफ्ट मत करिए, और ना ही आप प्रॉफिट बुकिंग भी मत करिए, लेकिन बात सिर्फ इतना सही है कि ये थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आप समय दे सकते होंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद आप समय देने की हम बात करेंगे। अभी ये 1620 के आसपास में आया है, लाइकली है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही लाइकली है कि ये 1500 और आ जाए। तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक चलेंगे, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलेगा। बहुत गिनी चुनी कंपनीज जो रिसाइकलिंग बिजनेस में, इंडस्ट्री में काम करती है, एंड डिमांड इज ह्यूज। तो इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप इन स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है इनके साथ आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी पैसा बन पाएगा। तो फिलहाल 1622 के आसपास में है। 1500 से पहले नो एवरेजिंग, और एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम टू दिस, दैट्स ऑल। और जैन रिसोर्सेज जो भी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुई थी कंपनी, इसमें भी अभी 393 के आसपास में है। यहाँ पर चाहे तो एक छोटा ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, विच विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप 340 के एसएल स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक टारगेट देख सकते हैं 435 से लेकर के लगभग 470 का, बट ट्राई टू कीप एक्सपोजर लिमिटेड। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। और केपी एनर्जी को लेकर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? केपी एनर्जी में निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए फिलहाल एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं, यस वी गॉट टू बी सिलेक्टिव, बट एनर्जी के स्टॉक्स जो है अगर वो वैल्यूएशन पार्ट पर कंफर्ट दे रहे हो, और अगर उनके फाइनेंशियल्स ठीक हो, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी हो, और पीठ से उतने महंगे ना हो, यानी सेक्टर से थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पीठ से ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, नजदीक पास ही होने चाहिए, और प्रॉफिट हो। तो अगर 3-4 चीजें आपकी मैच हो जाए, और स्टॉक अगर टेक्निकल चार्ट पर भी आपको बहुत गिरा पड़ा, या फिर बहुत दिख रहा है, बहुत ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आप बने रह सकते हैं। मैंने आई एम लुकिंग ऑन केपीएल में, जब मैं ये एस्पेक्ट्स पे इसको देख रही हूँ तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी, सेक्टर के कंपेरेटिवली महंगा नहीं है। अगर आप पीट्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो कुछ से सस्ता है, कुछ से महंगा, दैट मीन्स मीडियोकर इसकी पोजीशन है वहां पर। तो ठीक ठाक है, अभी 320 पर है, जैसे हैं बने रहिए, एंड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 305, 305 का स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा, एंड इसके अगेंस्ट में कम से कम 380 एंड लगभग 420 का टारगेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसे हैं फिलहाल इसमें बने रहिए, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। मैंने रीजन दिया है फंडामेंटल, सेक्टर, एंड जो फोकस है सेक्टर का जो थोड़ा शिफ्ट है, इसको लेके चल सकता है। ठीक है, 380 420 लेवल्स के लिए आप इसको होल्ड की।
एपी एनर्जी की जहाँ तक बात है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन बीस को आप देखिए, मजेस्टिक टेक के नाम से हमारे ये प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ब्रेन बीस 2500 शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 360 रुपये का। तो क्या इसको मैं होल्ड करूं, एवरेज करने की आप सलाह देंगे या फिर निकल जाएं? मैं इसको ट्रैक नहीं करती हूँ। फर्स्ट क्राई की बात कर रहे हैं ना? जी जी। मतलब काफी समय से तो मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है संदीप जी, बट हम्म। मैं सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट पर ही इसमें व्यू दे पाऊंगी फिलहाल के लिए। ओके, तो इनकी बाइंग कितने की बताया वैसे इन्होंने? 360 रुपये की, ओहो, और 2500 क्वांटिटी है। ऑलराइट। हम्म, तो आप एग्रेसिव एग्जिट भी नहीं लेना चाहिए। वेल, देखिए ये अभी 271 पर है। एवरेज तो मत करिए, दिस इज नॉट समथिंग टू एवरेज, नॉट टू बाय फ्रेश ऑल्सो। तो हम्म। जैसा है आप 255 का एक स्टॉप लॉस जरूर इसको दे दीजिए इस बार। एंड आप इसमें ना धीरे धीरे ही सही, आप लगभग 325 रुपए का और 360 रुपए के टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं, बट फिर भी टाइम बाउंड हो जाइए यहाँ पर। दिस शुड गेट ये टारगेट्स आपको विद इन 3 मंथ्स मिले तो ठीक है, अगर नहीं तो 3 मंथ्स में जो भी आपको मिले आप लेकर के निकलिए, ताकि आपको समय मिल जाए उसी फंड्स को दूसरी जगह पर रोटेट करने का। तो पोर्टफोलियो लायक तो नहीं लग रहा, तो इसीलिए टाइम बाउंड हो जाइए। और ये जो 2 लेवल्स हैं, 325, 360 और 255, इनको याद रखिए, आप आगे होल्ड करके रख सकते हैं। एवरेज मत करिएगा प्लीज, इट्स नॉट समथिंग टू एवरेज नहीं एवरेज। करना है, ये बात क्लियर है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप एसीसी और एचडीएफसी बैंक देखिए, माइनिश यानी कि निष्ठा जी ये कह रही हैं कि क्या इन लेवल्स पर इन दोनों स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, एसीसी और एचडीएफसी बैंक? एसीसी का तो ट्रेड भी था, मैं एक बार चेक करना चाहूंगी संदीप जी की ये अ, यहीं पर भी दिया है। मतलब सीमेंट स्टॉक्स की जब डिस्कशन आई थी, तो एक हम्म। रैमको सीमेंट था और ये कुछ एसीसी, ये कुछ डिस्कस हुआ था। तो 1740 1730 की रेंज में और 1700, ये तीन इस रेंज में रिकमेंडेशन दिया था। 1600 का स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ। एंड 1800 का 1850 का पहला टारगेट है, हालांकि टारगेट्स और बड़े हैं जो कि हिट नहीं हुए। सो व्यू में कोई चेंज नहीं है, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहें 1700 के आसपास कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। जैगल प्रीपेड ना मैम हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो अच्छा, आपने एचडीएफसी बैंक पे अपनी राय नहीं दी ना? जी, एक सेकेंड, यस। फ्रेश बाइंग के लिहाज से पूछ रही हैं? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन 80% ही एक्सपोजर होना चाहिए। जो भी आपको लग रहा है कि आपने एचडीएफसी बैंक के लिए जो रखा है, 80% ही उसमें लगाना चाहिए, बाकी को फिलहाल थोड़ा साइड बाय रखिए, जरूरत पड़े तो यूज करेंगे। और वो हम्म। जरूरत आपको पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से 920 के आसपास। तो फिलहाल अवॉइड नहीं करना है इस ट्रेड को, क्योंकि एक पुल बैक मूवमेंट का ट्रेड हो सकता है यहाँ से, जो इसको 960 से लेकर के 975 लेके जाए। तो फिलहाल जो भी आपका एक्सपोजर आपने डिफाइन किया है फॉर एचडीएफसी बैंक, आप इसमें उसको 80% के हिसाब तक आप रख सकते हैं। फर्दर अगर आपको एडिशन करने की जरूरत पड़े, विच इज चांसेस थोड़े से ही है, 920 के आसपास कर सकते हैं। बट कंबाइंडेड स्टॉप लॉस जो होगा इसके लिए वो 900 रुपए का मेंटेन करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप सेकंड टारगेट के बाद भी चाहें तो। यानी 975 70 के बाद भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक। जब सेक्टर चलेंगे, इट यूज टू बी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ एफआईआईज। हालांकि अभी तो बिकवाली हुई है, लेकिन स्टॉक ठीक ठाक ही है, इसमें कुछ स्टेबल स्टॉक लगता ही है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने पहले जैगल प्रीपेड डिस्कस किया था, जैगल प्रीपेड को लेकर ना नैन्सी जी का सवाल है। अब आप कहेंगे कि दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिया हुआ है 390 रुपये पर, ऊपर के लेवल पर लिया है, और पहले ये कह रही हैं गुड आफ्टरनून, डरना मत। अब डरने की क्या बात है? खैर, ये कह रही हैं कि मैंने 300 पे 90 पे लिया है, शायद इसलिए कह रही हैं कि डरना मत। और अगर 360 तक ही दिख रहा है तो आई कैन एवरेज, ट्रायल साइज ही लिया था, तो इनको दिख रहा है कि शायद ये 360 तक जा रहा है और ये एवरेज करने के बारे में सोच रही हैं। इनका व्यू सही है? अभी देखिए, डरना नहीं है। देखिए, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। हो सकता है आपका आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, मुझसे ज्यादा अच्छा, आप उसको चीजों को रिस्क आप ले सकती हैं, तो ठीक है। क्योंकि हर किसी का रिस्क एपेटाइट, मैं बार बार बोलती हूँ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल सभी के हैं न्यारे न्यारे। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना ही नहीं है। तो
इस हिसाब से अगर आपको लग रहा है ये जाएगा, मतलब अपसाइड की मूवमेंट पुल बैक ट्रेड हो सकता है, बट आई डाउट कि अगर यहाँ से एक सपोर्ट टूटता है विच इज क्लोज सपोर्ट जो इसका है इट्स 285, तो 285 रुपए के स्टॉप लॉस पर ही आपको जो करना है आप करिए। या तो आपको एवरेजिंग करनी है तो 285 के नीचे तब भी नहीं रुकना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि इसके बाद इसका पूरा सेटअप जो है वो पूरा बिगड़ जाना है फिर, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट लेना है तो इसके नीचे इसको तोड़ना नहीं चाहिए। सो दैट्स द व्यू। और रही बात फिलहाल इसमें एंट्री करे कि नहीं करे, एवरेज करे कि नहीं करे, तो मेरा व्यू तो मैंने शेयर किया है। बाकी अगर आपके फंड्स हैं थोड़े बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है एज वी डिस्कस्ड। उनके पास CRAMC यानी कि कैनरा रोबैको AMC भी है। काफ़ी लंबे टाइम से ये सवाल पूछ रही हैं इसको लेकर। शॉर्ट टर्म का टारगेट कौन सा चाहिए स्टॉक है? इनको। कौन सा CRAMC स्टॉक है? कैनरा रोबैको AMC। स्क्रीन पर एक बार। ओके, ऑल राइट। और इसमें इनकी बाइंग कितने की है? इतना अच्छा तो चला था ये स्टॉक फिर भी, ठीक है। और इसमें इनकी बाइंग कितने की है? इनकी बाइंग का प्राइस इन्होंने नहीं बताया। ऑल राइट, जो भी है फिर भी 289 पर है, 280 के नीचे इट शुडंट बी इन एनीवन्स पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। तो खरीदारी अगर करनी भी है, फिर सवाल ये आएगा कि आईपीओ वाला ये 280 का प्राइस जब भी लिस्ट हुआ था 280 के पास ही हुआ था, तो इसको आइडियली सपोर्ट तोड़ना नहीं चाहिए। सिंपल आईपीओ में लॉजिक भी आप प्ले करेंगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि अगर इसको इसके ऊपर सस्टेन होना है तो सेंटिमेंट्स बरकरार रखने हैं तो 280 शुड बी सस्टेन, शुड बी प्रोटेक्टेड। तो 280 के साथ आप भी रुके रहिए अगर है तो, बाकी इसके नीचे की जरूरत नहीं है। फ्रेश बैंक का भी कोई विचार नहीं है। ओके, ठीक है। श्रवण शाह जी ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं और शायद इन्होंने पिछली बार भी आपसे कहा था अंबाला दीदी, आज भी इन्होंने अंबाला दीदी करके एड्रेस किया आपको। कह रहे हैं कि थैंक यू। GMR पावर बता दीजिए 115 के भाव पर 1000 शेयर हैं शॉर्ट टाइम के लिए बस। ओके, 115 पर 1000 शेयर बने रहिए। वेरी गुड। 95 का ही एसएल हम लोग डिस्कस किए थे, थैंक गॉड कि वो नहीं कटा। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बने रहिए। और आज का जो इसका लो है, आज इस पे आप 100 की ट्रेलिंग, पिछली बार 95 का एसएल डिस्कस किया था हम लोगों ने, अभी उसको 100 पर शिफ्ट कर लीजिए। जो भी लोग बाद में भी शो देख रहे हैं, ये इनका सवाल आया लेकिन हो सकता है आप लोग बाद में देखें, तो जो GMR पार के लिए जो स्टॉप लॉस 95 डिस्कस किया गया था, आज की उस पर हम उसको 100 पर उसको ट्रेल करके थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। एंड टारगेट जो डिस्कस किए हैं, मुझे याद है वैसे मैंने 110 बोला था टारगेट, तो वो हो गया। आज तो नहीं हुआ है बट वो हो जाएगा। तो आप 115 के लिए आप रुक जाइए, आपको इसमें एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बनने के बहुत चांसेस हैं। और दूसरा टारगेट यहाँ पर 118 पर आप लोग कोशिश करिए कि जो भी लोग इसमें आए हैं 118 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिए, बिकॉज पोस्ट दैट देयर इज अ पुल बैक एक्सपेक्टेड इन दिस विच इज लाइकली टू अनदर 6-7% कम से कम। ओके, ठीक है। कुलवीर सेखों जी कह रहे हैं सत श्री अकाल सर। KEI इंडस्ट्रीज है मैम, इनके पास 2540 रुपये का बाइंग प्राइस है और 100 शेयर हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। अब टाइम फ्रेम क्या है वो तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, क्वांटिटी और प्राइस बताया है। कितनी की बाइंग है? 2000? 540 की, 2540। बहुत बढ़िया बाइंग है आपकी। किया इंडस्ट्रीज अभी 4300 पर चल रहा है, सही स्टॉक देख रही हूँ ना मैं? ओके, क्योंकि कई बार इस तरह के जो स्टॉक्स जी, हैं, इस तरह के जो है वो चीजें बहुत कम आती है। एंड ये मुझे इसलिए भी देखना पड़ रहा है एक बार। किया इंडस्ट्रीज मार्च 18 में अपनी रिकमेंडेशन में रहा है और ये यही कुछ ऐसे टारगेट से, मतलब लॉन्ग बैक एक लॉन्ग टर्म पिक के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड हम लोगों ने दिया था मार्च 2024 में एंड इट वर्कड वेल। तो व्हाटएवर, अगर आप उस वहां से आप हैं तो अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा फिर से रुकेगा लेकिन चलेगा। एंड रही बात कि इसमें हम स्टॉप लॉस क्या रखें, तो प्रॉफिट एंड कैपिटल, प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता है तो कैपिटल ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करने के लिए इतना जरूर कर लें कि 4030 पर 4030 पर अपना ट्रेलिंग लगा करके बैठ जाएं और कम से कम यहाँ से फर्दर जो टारगेट्स है आराम से 4800 का, किसी को फ्रेश ट्रेड भी करना है तो वो यही लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं, 4800 का और लगभग 5100 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2-4 दिन में, अगले 2-4 दिन में क्या हो सकता है
कि आपको ये 4200 से लेकर के 4350 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे। सो जिनको ये स्विंग ट्रेड भी करना है, उनके लिए ये 150-200 पॉइंट की जो रेंज है, इट्स अ बाय जोन। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। मैम, एक सुशील जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सीएसबी बैंक और हाँ मझगांव जी। डॉक लुकिंग गुड इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। तो इनको चार्ट्स पे दिख रहा है कि सीएसबी बैंक और मझगांव डॉक अच्छे दिख रहे हैं, आपका कंफर्मेशन चाह रहे हैं। सीएसबी मुझे तो नहीं लग रहा, आई एम सॉरी, ये 505 पर है। व्हाट आई सी कि ये कम से कम आपको 460 पर आ जाएगा। तो रिस्क ज्यादा है, जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हैं वो जिस समय एंट्री बना रहे हैं उस समय ही रिस्क की प्रोबेबिलिटी इतनी तो नहीं है कि जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट हम देख पा रहे हैं वो ज्यादा हो। तो एक तो हमको परसेंटेज देखना होता है, साथ में प्रोबेबिलिटी भी। सो मेरी नजर में टारगेट से पहले ये 460 वगैरह आ सकता है। सो आई वुड रदर गो कि मैं वेट कर लूं, 504 के पास खरीदने से बेहतर मैं वेट करना पसंद करूंगी, और मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी। तो आप फिलहाल वेट कर लीजिए, 460 के आसपास ही आ सकता है। फ्रॉम देयर 500 एंड 550 के आसपास आपके ये दो टारगेट इसमें बन जाएंगे, बट करंट प्राइस पर बाय सजेस्टेड नहीं है। अनदर 10% डिस्काउंट शुड बी देयर। ठीक है, दूसरा स्टॉक दूसरा स्टॉक मझगांव इन्होंने डॉक। बताया है कौन सी? मजगांव। ऑल राइट, विच इज एट 2500 नाउ, क्लोज टू 2500। तो यहाँ पर आप एक बार को एक मौका तलाश सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप सिर्फ बजट बाउंड होकर के, यानी अपकमिंग बजट इवेंट बाउंड होकर के अगर आप इसको देख रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दी सपोर्ट लेवल, जो कि 2350 के नीचे आपको ये स्टॉक नहीं रखना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हैं हमें लगभग 2600 2685 से 88, 2685 से लगभग 2800, ये टारगेट्स हमको यहाँ पर दो जरूर मिल सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर छोटा रखिए, और अगर आप फुल ऑन आने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है, तो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस को फिर आप मिस मत करिएगा। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अपकमिंग बजट है, तो इस तरह इवेंट डेज में अगर आप कुछ भी पोजीशन प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुली रहना चाहिए उस समय पर, क्योंकि कुछ भी अलग और फिर सर्किट्स लगते हैं, आप चाहे वो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। हम्म, ठीक है, परफेक्ट है। एक सवाल बस और आखिरी आपसे ले रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ है कि सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि क्या बात है संदीप जी के लिए, आज मैं इनविजिबल हो गया हूँ क्या? अरे इनका सवाल लगता है छूट गया मैम। फायरिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। माफ़ी चाहता हूँ सौरभ जी, ऐसा नहीं है। आपका सवाल अगर छूट गया है तो आप भेज दीजिए, मैं आगे एक बजिंग स्टॉक्स की बात करके फिर आपका स्टॉक लेने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर हिमाद्री जी का सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। मैम ये पूछ रहे हैं कि क्या मैम कैन आई बाय वारी एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज नाउ? अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो क्या उस करेक्शन के बाद सही मौका है दोनों में एंटर करने का? थोड़ा सा और रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक क्लैरिटी भी आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि जिस न्यूज के अराउंड ये स्टॉक चलना शुरू हुए हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड, जो एनर्जी पर सोलर एनर्जी को लेकर के जो असमंजस कंडीशन आई थी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, असमंजस से ज्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन असमंजस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट लाइक तो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन जो आई थी, उसके लिए अगर हम 2-4 दिन दे देंगे, होगा कुछ नहीं, ये आपको अगले कुछ दिनों में मिलेगा यहीं पर, लाइक 470 और 700, ये 10% की रेंज में ही आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा कुछ और दिन। तो उतना अग्रेसिव बाइंग ना करते हुए थोड़ा सा समय दे दीजिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमको भी मिल जाए कि हाँ ठीक है भैया, अब ये चीज पर साइन हो गए हैं। तो न्यूज, जब पेपर ब्लैक एंड, जब चीजें सिर्फ न्यूज में होती है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत फर्क होता है, तो अभी जी, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ नहीं है कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इतना अग्रेसिवली बाइंग ना करें। अच्छा, ठीक है, मतलब दोनों के लिए ये राय है, दोनों में वेट कर लें। यस, थोड़ा सा रुक जाइए। एनर्जी सेक्टर पे मैं खुद से बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स अभी अच्छा चलेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से चुनने हैं वो भी बड़ी बात होती है। तो आप आज की डेट में अगर आपको कुछ लेना है, आप बजट कंस्ट्रेंट मत होइए, लेकिन इरेडा देख लीजिए, है ना, एंड देन यू कैन सी फॉर द कोल इंडिया, देन आपके जो इस पीएफसी वगैरह को देख सकते हैं। मतलब नॉट ऑल पीएसयूज, लेकिन ऐसे स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहे हो और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो, वैसे स्टॉक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़े, उससे पहले ना आपको एक अपडेट दे दूं कि निफ्टी 25,741 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज का जो हाई था वो 25,757 का था। आप कह रही थी कि 750 तक ये पुल बैक आगे जा सकता है,
और वहीं से देखिए 757 से ही बाजार घूमता हुआ दिखा, अभी 25,742 के आसपास है। चलिए, हैट्स ऑफ टू यू मैम। अब बढ़ते हैं बजिंग स्टॉक्स की। बजिंग स्टॉक्स में जो पहला नाम है आज के सेशन में वो आपके सामने रख रहा हूँ, वो है बीएसई का। बीएसई के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त मूव बना है पॉजिटिव साइड पर। इनफैक्ट बाजार कमज़ोर था, उसके बावजूद भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, क्योंकि एनआईसी के आईपीओ को लेकर जो सेबी के चीफ हैं तुहिनकांत पांडे साहब, उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है, बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एनआईसी के आईपीओ को लेकर जो एनओसी है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो हम देने के एडवांस स्टेज पर हैं। 1 दशक के आसपास का समय हो गया जब ये एनएसई आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में बीएसई आ गया, लिस्ट हुए 5 साल भी हो चुके हैं, लेकिन एनएसई अभी भी अटका हुआ है। और माना जा रहा है, जो तुहिनकांत पांडे साहब ने कहा, कि शायद इसी महीने के एंड तक, यानी कि जनवरी महीने में ही आपको बजट से पहले शायद हो जाएगा कि इस आईपीओ के लिए जो एनओसी है वो शायद आपको आता हुआ नज़र आ जाएगा। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बीएसई पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डुओपोली है, लेकिन मार्केट में देखें लिस्टेड स्पेस के हिसाब से बीएसई की मोनोपोली थी, यानी कि स्टॉक को अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका कंपटीशन ही नहीं है। कोई भी एनएसई लिस्टेड नहीं था, तो और कोई प्लेयर है नहीं। तो उस लिहाज से माना जा रहा था कि ये शायद इनके लिए नेगेटिव होगा। जब एनएसई आएगा तो शायद इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर दो भाग में इनका जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टॉक तो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। 2773 के आसपास बीएसई आपको कैसा लग रहा है? वैसा जैसे कि 2500 के पास लग रहा था। अच्छा। ऑलराइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पहले तो देखिए हमको ये भी समझना है कि डेफिनेटली जो बिजनेस है, अभी ये जो केक था अभी एक में ही बट रहा था, लेकिन अभी दो में बट जाएगा। बट विद टाइम दिस केक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये जो पाई का साइज है ना, इसका डायमीटर इंक्रीज होता जा रहा है। नए नए लोग मार्केटिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट शेयर थोड़ा सा खोएगा, लेकिन नए मार्केट भी आ जाएंगे। तो उसकी वजह से जो एक पॉजिटिव आउटलुक है वो इसमें अभी भी बना हुआ है। रही बात खरीदे कहाँ पर, तो 2775 पर है। अगर आपका व्यू इस स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टमेंट वाला है, लाइक आप ऐसे समझे कि हम बैंक अकाउंट खोलते हैं और रखते हैं अपने पास में, है ना? डीमैट अकाउंट हमने रखा ही है। तो हम इसलिए तो नहीं रख रहे कि हम आज खोलेंगे और कल बंद कर देंगे। डीमैट अकाउंट हम इसलिए तो नहीं कर रहे कि आज रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग सजग हैं, उनको पता है कि ये क्या करती है ये कंपनी। तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, सो दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। कुछ-कुछ स्टॉक्स में जैसे मेरे मुँह से निकलता है कि नहीं ये पोर्टफोलियो लायक तो नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो आप इसके साथ में इन्वेस्टमेंट का नाता जो है बना सकते हैं, एंड वेरी लाइकली एक्सक्यूज मी, वेरी लाइकली जो यहाँ से ये जाएगा लगभग 2900 का एक मिनिमम फर्स्ट टारगेट, एंड देन आई मीन आई डोंट सी एनी लिमिटेशंस। ये 3500 भी चला जाए एक साल के अंदर तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो जिनको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के चल रहे हो, इन्वेस्टमेंट का आपका विचार नहीं है, तो स्टॉप लॉस आप 2500 का मेंटेन करके चल लीजिए, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो एक इनफ स्टॉप लॉस इसके लिए आप दे करके चले। और नया एंट्रेंट आने से इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमने उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स डिस्कस कर ही लिया है कि मार्केट साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके विपरीत सिग्नेचर ग्लोबल, अभी हमने ना रियल एस्टेट स्टॉक्स की बातचीत करी थी, आपने लोधा की बात की थी, वो 1200-1300 तक जा सकता है। 950 का अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड सिग्नेचर ग्लोबल के Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं और नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। बिजनेस अपडेट्स की आप बात करें तो प्री सेल्स इनकी 27% घटी हैं, और ये घटकर आई हैं 2020 करोड़ पर। और ये Q-on-Q देखेंगे तो ये फ्लैट है, और एरिया सोल्ड देखेंगे वो भी 42% घटा है। हालांकि क्वार्टर क्वार्टर उसमें 7% के आसपास का जंप है। कलेक्शंस में भी 14% का जंप है, 1230 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है। क्वार्टर क्वार्टर ये 32% बढ़ा है। लेकिन जो प्री सेल्स घटी हैं साल दर साल, उसको बाजार ने नेगेटिवली लिया है, और यही कारण है जो फ्लैट भी रही है Q-on-Q की स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 5 से 6% के आसपास का फॉल है। तो बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, ये सिग्नेचर ग्लोबल इन नंबर्स के बाद आपको कैसा दिख रहा है? और भी वीक लग रहा है, और यही रीजन है कि हमको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले सेक्टर कैसा है, पीर्स कैसे हैं, वो जरूर देख लेना चाहिए। अभी जहां पर हम लोग लोधा की बात कर रहे थे, तो सब चीजें उसके पॉजिटिव जा रही थी, सिर्फ एक एक्सपेंसिवनेस थोड़ा सा जिसकी वजह से थोड़ा स्लो चल सकता था बस। लेकिन ये इतने सारे नेगेटिव फाइनेंशियल्स के बाद भी अगर मैं इस स्टॉक की तरफ नजर डाल रही हूँ, तो सेक्टर से मतलब कितना महंगा है ये, लगभग अगर मैं इसको बोलूं कि आपके सेक्टर से 8 गुना, 100 टाइम्स अगर एक्सपेंसिव 8 गुना महंगा है, तो
आई मीन 800 गुना परसेंटेज से ज्यादा महंगा है। सेक्टर्स का 26 के आसपास है और ये स्टॉक 172 के मल्टीपल्स पर अभी भी बैठा हुआ है। जबकि फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो आप देखना भी नहीं चाहेंगे, ऐसे फाइनेंशियल्स है। वेरी नेगेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देयर इज नथिंग दैट यू कैन बेट ऑन दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। तो टेक्निकल्स के साथ ये जरूर देखिए कि आज जब आप एंट्री बना रहे हैं क्या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उसमें जाना है, कि अदरवाइज वो टेक्निकल आपका स्टॉप लॉस लेके निकलता रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो ये सवाल जायज है कि लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हम इसको आप खरीद लें, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन की बात करें तो 15% 18% घटा है ये। फिर भी महंगा है, इसको मत खरीदिए, ये अच्छी बेट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इरिडा देखिए, आप इरिडा की बात कर भी रही थी। इरिडा के नंबर्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, हालांकि हाई लेवल से जरूर थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं, जैसा इनके बिजनेस अपडेट्स में भी दिखा था। इनका मुनाफा जो है वो 37.5% ग्रो किया है, 585 करोड़ रुपए का नंबर है, और एनआई में भी 35% का जंप है। अच्छे नंबर्स हैं, और इनके जो ग्रॉस नेट एनपीए हैं उसमें भी दोनों में ही हमने कमी देखी है, और इनके जो निम्स हैं वो भी बढ़कर आए हैं, जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो भी इम्प्रूव हुई है इस बार। तो ग्रॉस एनपीए 3.97% वाला घटकर 3.75% पर आ गया, और उसके साथ साथ जो नेट एनपीए वो भी 1.97% वाला 1.68% पर आ गया। ये नंबर्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिख रहे हैं। तो बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन और अपसाइड कितनी है, और जिनके पास जो ऊपरी लेवल पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, एनर्जी अगले कुछ क्वार्टर्स ना संदीप जी एनर्जी के नाम हो सकते हैं। ये मेरा एक एनर्जी सेक्टर को लेकर के थोड़ा-सा आई मे साउंड अ लिटिल बुलिश, बट दैट थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी तक के हमारे निफ्टी के नए हाई में था ही नहीं। मिड कैप्स के नए हाई में था ही नहीं। तो इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आना ज़रूरी है, 1। सेकेंडली जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी क्रूड के ऊपर रहेगी, उतनी ज़्यादा हमको दूसरों से बातें सुननी पड़ेंगी। मतलब मैं एक ब्रॉडर लेवल पे ये बात बोल रही हूँ कि उतने ज़्यादा लोग हमको दबाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनर्जी को लेकर के सेल्फ रेज़िलिएंट हों। अब इसी थीम को और इसी नैरेटिव के साथ में मुझे लगता है कि ये टाइम है जहाँ पर आप एनर्जी पर थोड़ा-सा फ़ोकस्ड रह सकते हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स जैसे कि रेडा टाइप्स ऑफ में। हम्म, हम्म, तो इरेडा 140, 141 पर मुझे महँगा नहीं लगता, सिर्फ़ तब जब हम इसको अगले 2-3 क्वार्टर्स कम से कम डेढ़ साल का नज़रिया लेकर के चल ले इसके लिए। तो ये हमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो ₹152 का यानी 152 का टारगेट एक दे सकता है आराम से, एंड 160 आल्सो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्न अराउंड स्टोरी इन सच स्टॉक्स जिनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आया ही नहीं, तो ये सरप्राइज़ नहीं होंगे अगर ये 170-200 भी निकल जाए। तो ये अच्छा मौका है। धैर्यवान इन्वेस्टर चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं कि जो हम्म। 2-4% को लेकर के परेशान हो, लेकिन कुछ बन सकती है बात यहाँ पर। इसमें अगर चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग इस तरह से कर लीजिए, डोंट बी पैनिक। तैयारी करिए, प्रिपेयर होइए अपने आप को कि अगर थोड़ा-थोड़ा से घट जाए बाय चांस किसी भी रीज़न से, चाहे गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं दिखा, चलो घट गया। तो अगर वैसा कुछ केस है तो ₹130 तक आप थोड़ा-सा एडिशन करने की तैयारी रखिएगा। एंड सेइंग दैट 120 यानी ₹120 का स्टॉप लॉस आपको 152 से लेकर के 170 ये 2 टारगेट दिलाने की कोशिश कर सकता है। तो अब यही एक आउटलुक है जो मैं इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एनर्जी को लेकर के थोड़ा-सा व्यू इसलिए दिया है ताकि आप अपने डिसीजन में रैशनल हो जाएँ। ठीक है, ओके, जी। परफेक्ट है। अच्छा, इरिडा के अलावा ना एक स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। अब इसमें खबर आई है, खबर के अलावा भी कुछ चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। खबर ये है कि इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। इनकी एक सब्सिडरी है फ्लियर होटल्स के नाम से, जिसमें वाबक पिंकस स्टेक लेने जा रहे हैं। 41% स्टेक वो ले रहे हैं 960 करोड़ रुपए में। अब 2 कंपनियां हैं इनके ग्रुप की जो कि इस कंपनी के साथ यानी कि लेमन ट्री होटल्स के साथ मिल रही हैं आके, और 4 और ग्रुप कंपनीज हैं जो कि इस कंपनी के साथ फ्लेयर होटल्स के साथ मिलने जा रही हैं। इनका जो शेयर स्वैप रेशो है वो भी अनाउंस होता हुआ दिखा है। तो ये जो फ्लियर होटल्स है ये अलग से एक कंपनी बनेगी डीमर्ज होके, और इस कंपनी में जब ये डीमर्ज हो जाएगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं लेमन ट्री के, उनके पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। इसे अलग से बाजार में लिस्ट भी करवाया जाएगा, और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अगले 12 से 15 महीने में। अब ये सब कुछ हो रहा है मैम वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से। वैल्यू अनलॉकिंग की मंशा है इस कंपनी की। अब ये वैल्यू अनलॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए, इसका चार्ट दिखाइए एक बार। इसका चार्ट आप देखिए, चाहे 1 महीने का देख लीजिए, चाहे 6 महीने का देख लीजिए, चाहे आप 1 साल का देख लीजिए, रिटर्न नाम की चीज़ आपको मिसिंग नज़र आएगी। 1 महीने देख लीजिए, 6 महीना देख लीजिए, या फिर आप 1 साल देख लीजिए,
तो एक साल में भी अगर 11% के आसपास स्टॉक चला है तो कहाँ से कुछ अच्छा हो गया, और खबरें लगातार आती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन स्टॉक को लेकर खबर आती है। ये जो वैल्यू अनलॉकिंग अब इस कंपनी ने अनाउंस की है, क्या ये पर्याप्त होगा स्टॉक में एक मीनिंगफुल अपसाइड के लिए? लुक्स लाइक यस। लेकिन अगर हम 1 साल के रिटर्न देखें और 1 महीने के देखें, लेकिन साथ में हमको 2023 से चलिए 2020 तो एक एक्सेप्शनल ईयर रहा है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के लिए। बट आफ्टर दैट आल्सो 2023 से भी जो इसका आईपीओ वाला प्राइस था 70 से 75-80 की रेंज में जब ये लिस्ट हुआ था, हम्म। वहां से भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक ने लगभग उस समय था 71 पर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ये 150 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो रिटर्न के मामले में 2 साल में तो इसने डेफिनेटली अच्छा ही रिटर्न दिया है, 50% के सालाना रिटर्न इसने दे दिए हैं 2 साल के अंदर में। बट हम्म। 1 साल की नजरिए से स्टॉक में उतनी खास परफॉर्मेंस इसमें आई नहीं है, आई एग्री विद यू। जिसमें कि बहुत ज्यादा एक रिटर्न, फिर भी उस रिटर्न को भी अगर मैं देखूं तो फिर भी लगभग 25% का तो तब भी है। तो कहने का जो मेरा मतलब यहाँ पर है कि ये स्टॉक कुछ ऐसा-सा है कि अगर आप इसको जब ये गिर जाए, क्यों ये अच्छा चल सकता है, पहली बात कि होटलिंग में जो भी एसेट्स हैं, आपकी खुद की ओन एसेट्स हैं वो, तो विद टाइम वो एसेट्स भी एप्रिशिएट हो रही है। सो जो हम्म। इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ देयर, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट बिज़नेस। तो ये भी वैसे हॉस्पिटैलिटी का वैसे ही बिज़नेस है कि अगर आपके यूनिट्स, जो भी आपकी होटल्स हैं, अगर आप उनको ओन कर रहे हो, तो विद टाइम दे आर ग्रोइंग इन द एप्रिसिएशन इन द नंबर वैल्यूएशन वाइज़। लैंड्स के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, ईज़िली मिलते नहीं इस जगह पर, ऐसी जगहों पर। वेल अच्छा। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपको वैसा ही बिज़नेस वापस से आपको बनाना है, तो उस मायने से ये एप्रिसिएशन इन कंपनी में आगे भी रहने वाला है। सो ये वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं भी जो भी रिकॉर्ड डेट आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो, बट टू मी ये एक अपट्रेंड का स्टॉक है, जिसमें कि एक वैल्यू है, और आप चाहें तो इसको 150 से लेकर के 140 की रेंज में धीरे-धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे इसलिए मैंने बोला है कि सेक्टर से अभी भी 2x के मल्टीपल पर है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर अमूमन जो चार्ट है, जो अमूमन जो चार्ट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या फिर स्लो मूवमेंट दिखाता है। तो आई सी कि 140 के आसपास भी आ जाएगा, तो आप चाहें तो वेट कर लीजिए ताकि आपको अच्छा भाव मिल जाए। फिलहाल अगर आप अवॉइड करना चाहें 150, 152 तो कोई बुराई नहीं है। 140 के पास छोड़ना नहीं चाहिए, खरीद लेना चाहिए। ठीक है, खरीद लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा तेजस नेटवर्क्स को देखिए। अब तेजस नेटवर्क्स जी। में मेरी एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि इसको बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या है मैम? इसके ना फ्राइडे को शाम को बाजार बंद होने के बाद आए थे नंबर्स, और चौथी तिमाही लगातार है जब इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे घाटा पोस्ट किया है। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है, और 4 तिमाही से लगातार जो घाटा हो रहा है ना, उस वजह से आज हमने शेयर में 364 रुपये 25 पैसे तक का फॉल देखा है, जो कि इसका 52 वीक लो है और 4 साल का लो है, जो कि स्टॉक में पहुंच गया है। तो अगर आप इसका 1 साल का चार्ट भी देखेंगे तो ये 62% करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से। जो नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से आपको बता दूं, 165 करोड़ रुपए का मुनाफा था, 166 करोड़ का पिछले साल की इसी तिमाही में, दिसंबर तिमाही में, वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में तब्दील हो गया। और जो रेवेन्यू है ना मैम, वो ऑलमोस्ट 90% का फॉल दिखा रहे हैं, 307 करोड़ रुपए के आसपास। तो टाटा का नाम है, इस भरोसे के चक्कर में काफ़ी लोग इसमें फंसे हैं, और जिस तरह की गिरावट हुई है। अब मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात, जिनके ऊपर के लेवल्स पे लिए हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको राय दीजिएगा, और दूसरा, बॉटम फिशिंग करनी है या फिर दूर रहें पूरी तरह? फिलहाल दूर रहिए। देखिए ये क्वार्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, और हम्म। टेक्निकल्स पर जब आप किसी स्टॉक को उठा रहे हैं और उसके साथ अगर आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट का सपोर्ट नहीं मिले, सिंपल सी बात, फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं मिले, तो वहां पर बात नहीं बनती, एंड दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड हियर। सो फिलहाल खरीदिए मत, क्योंकि 372 पर आया है, 330 पर भी आएगा। अगर इसको चलना था तो 400 तोड़ना ही नहीं चाहिए था, फर्स्ट थिंग। तो इसीलिए अभी 320-30 की तैयारी में ये है। और फिलहाल एवरेजिंग मत करिए, बिकॉज़ हर चीज़ एवरेज करने लायक नहीं होती। एवरेजिंग उन चीज़ में करिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि सेक्टर में दम है, मेरा स्टॉक थोड़ा बहुत ही पीछे रह जा रहा है, या फिर हम्म। सेक्टर में दम नहीं भी है लेकिन मेरा स्टॉक उस कंडीशन में भी अच्छा कर रहा है, मेरी कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, उसी जगह पर आपको एवरेजिंग करनी चाहिए। फिलहाल इसमें एवरेजिंग भी नहीं करना है, फ्रेश बाइंग भी नहीं करना है। एंड एज़ आई सेड कि 300
30-20 तक आ सकता है, तो वो पॉसिबल है कि आ सकता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीज़न लीजिए कि आप अगर चाहें तो निकल जाइए। हालाँकि 2-4 दिन के अंदर एक पुल बैक मूवमेंट रहेगा इसमें, जिसमें कि आपको 400, 415 वापस दिख जाए। तो अगर चाहें तो एग्ज़िट भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो एग्जिट भी आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं। एक आखिरी नाम इस लिस्ट में है BHEL का। अब BHEL में पिछले हफ्ते हमने देखा था बड़ी गिरावट आई थी। ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स थी कि जो सरकारी टेंडर्स होते हैं ना, स्पेशली जो कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए, उसमें जो चीन की कंपनियां जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, उस रोक को सरकार हटाने की सोच रही है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक क्लैरिफिकेशन भी आया था पिछले हफ्ते, उससे थोड़ी सी रिस्पाइट स्टॉक में बनी थी, लेकिन आज फिर से ये जो खबरें हैं ना, जो ऐसे र्यूमर्स हैं, वो बाजार में रीसरफेस कर रहे हैं, जिस वजह से एक समय ये 6% तक गिर गया था, अभी भी करीब 3% के आसपास की गिरावट बची है। तो BHEL हुँ। में ये जो र्यूमर्स के बेस पर कि चीनी कंपनियां जो हैं, चाइना की कंपनीज जो हैं, वो भी ऑर्डर, नए ऑर्डर जो आते हैं, सरकारी ऑर्डर्स आते हैं, उसमें शायद बिडिंग कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो उसका एक डर जो है ना वो हावी हो रहा है। कितना वाजिब है ये? देखिए, कॉम्पिटिटिवनेस विल विन। अगर चीनी कंपनी आ जाए और आपको लग रहा है कि कि आप उससे बेटर बिड कर पाएँगे, तो ऑर्डर आपको मिलेगा। बट ये सिर्फ हवा नहीं लग रही है। जिस तरह से मार्केट में माहौल है, अ, हमको मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चांसेस हम जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने चाइना के ऊपर लगाए हैं, हम उसमें थोड़ा-सा माइल्ड हो जाएँ, या जो हम ही माइल्ड होंगे वो तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि अपनी मार्केट में इसको थोड़ा-सा और ईज़ी एक्सेस देने की सर्टेन थिंग्स में हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि हमारे लिए सभी से हम लड़के नहीं बैठ सकते, चाहे फिर वो, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर हमारे दाँत में तो अच्छे बेटर नहीं है रिलेशन, अगर ठीक-ठाक फिलहाल नहीं हो रहे हैं, तो हम्म, ऐसी मार्केट खो रहे हैं, तो कम से कम सप्लाई साइड को हम खराब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ एक ज़रूर है जिसको के न जो मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा-सा माइल्ड बिहेव हमारा वहाँ पर सॉफ्ट, थोड़ा-सा सॉफ्टनेस हमको दिख सकती है विद आवर रिलेशन, जो हमारे जियोपॉलिटिकल या फिर ट्रेड रिलेशन जो चाइना के साथ में अभी हैं। एंड हम्म, सेइंग दैट पॉसिबल है कि हम उनको वापस से री-एंट्री या फिर नए सेगमेंट्स में भी एंट्री मिल जाए। लेकिन कुछ शर्तें तो डेफिनिटली रहेंगी, क्योंकि दे आर नॉट गुड विद आवर अदर नेबर्स जिनके साथ हमारे गुड रिलेशंस नहीं है, तो वो दैट इज ऑलवेज देयर, जियो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी देयर। बट टू बी स्पेसिफिक, BHEL जो कि 265 के पास में अभी चल रहा है, जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि एक महीना आने वाले 1 महीने में BHEL आपको लगभग 275 से 240 के रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेगा, बिफोर इट इससे पहले कि नया हाई बनाए आपका 320 से लेकर के 300 साढ़े 300 के लेवल को टच करे। ये हम्म, आपको 1 महीने लगभग 240 से 275 की रेंज में ट्रेड होते हुए ही दिखेगा। सो फॉर मी हम्म। इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन। स्टॉप लॉस जो आपको लगाकर चलना चाहिए वो 205 का है, व्हिच इज मोर देन इनफ टू टू चेज दीस टारगेट्स। एंड पॉजिटिव आउटलुक है, रेंज थोड़ी-सी बड़ी है एक्यूमुलेशन के लिए। जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी BHEL की और सारे बदिंग। चलिए इसी सेगमेंट को यहीं पर हम विराम देते हैं। और जब प्राइमरी मार्केट वाला या फिर IPO वाला सेगमेंट हम शुरू करें, उससे पहले ना अब सौरभ गोयल जी का सवाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने बड़ी यहाँ पर नाराज़गी जताई है और इनका सवाल मुझे मिल गया है। इनविजिबल नहीं है आप सौरभ जी, आपका सवाल ये है मैम कि इन्होंने 2860 रुपये की स्ट्राइक की एशियन पेंट्स की कॉल ले रखी है, 2860 की। 2860। हाँ, 2860 की जनवरी महीने की कॉल ले रखी है एशियन पेंट्स की, 62 रुपये 70 पैसे के दाम पर। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग इसमें मुझे कह रहे हैं कि बता दीजिए। और 2900 पार कर जाएगा क्या, ये इनका सवाल है। इनके पास डिलीवरी भी रखी है, कह रहे हैं कि 2455 रुपये की। ओके। रहा नहीं है वैसे ज़्यादा 2900 से डिफरेंस। हाँ, आराम से निकल जाएगा। आई मीन आप 2900 का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको 2940 एंड 3000 पे दिखा सकता है जनवरी सीरीज में ही। तो फिलहाल आप चाहें तो होल्ड कर लीजिए। कल तो मोस्ट लाइकली कल तक तो आपको 2900 वगैरह 2910 तो दिख जाना चाहिए। बट अगर आप 2950 के लिए रुक जाएँ तो बेटर होगा। चांसेस है कि आपको इसमें और थोड़ा पैसा बच जाए। लेकिन ये हो गया स्पॉट चार्ट। हम्म, ऑप्शंस जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो ऑप्शंस में आपका एक थीटा डिके नाम की एक चीज़ है जो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें कि जब आप हम्म, स्पॉट चार्ट पर ऑप्शंस में कोई ट्रेड रेजोनेट करके उसके उससे
उसके बेस पर जब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं। एक थीटा उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक एक्स्ट्रा उसका प्रीमियम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आप कम पैसे दे करके उस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो विद टाइम अगर मूवमेंट स्लो पड़ता है, तो विद टाइम डिके होता है, घटता है, चाहे आपका स्पॉट बढ़े, लेकिन अगर वो मूवमेंट स्लो पड़ा तो भी घटता है। सो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसपे चांसेस जो आपके टारगेट के हैं ये मैंने वापस इसलिए एक्सप्लेन किया कि कोई कोई फ्रेश जंप इन करने की कोशिश कर रहा है अगर, तो उस चीज़ को समझते हुए ही करे। फर्दर 72 पर है, 85 एंड 100 आर वेरी, वेरी पॉसिबल टारगेट इन दिस जनवरी सीरीज़ में, तो आप चाहें तो अभी होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये होगी एशियन पेंट्स की बात स्पॉट लेवल पर भी और ऑप्शंस के हिसाब से भी। आपको थीटा डिके जो है, जो टाइम वैल्यू जिसे कहते हैं, एक प्रीमियम होता है और एक टाइम वैल्यू होती है। जब आप किसी भी ऑप्शन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो वो आपको बाखूबी बताया गया है की ओर से। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है, वाह क्या आईपीओ। वाह क्या आईपीओ है। दो विकल्प है मैम आईपीओ की जहाँ तक बात है। एक तो बीसीसीएल वाला जो कि शानदार फिलहाल अपडेट्स दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस आईपीओ को। आज दूसरा दिन है इसका और मैंने 12:15 बजे तक देखा था तो 20 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। पहले ही दिन आधे घंटे में ही ये आईपीओ पूरा भर गया था। तो अगर आप अभी के यानी कि 2:15 के आसपास के लेटेस्ट नंबर्स आपको चाहिए तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि अभी किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है। क्यूआईबीज का इतना एक्शन नहीं है, लेकिन 72 गुना के आसपास आप देखिए एनआईए का पोर्शन भर चुका है। रिटेल भी बहुत उत्साहित है, 22.5 गुना का नंबर आ गया और 26.5 गुना के आसपास ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। इसका कल आखिरी दिन है। मैंने पहले भी आपसे बात करी थी। अब इसमें हो क्या रहा है ना मैम, कोल इंडिया चलने लगा है, जो कि कोल इंडिया ठंडा पड़ा हुआ था, जिसके पास पूरी रकम आएगी, ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अब इसका जो जीएमपी है ना वो लगातार नीचे आता जा रहा है। उससे कोई घबराने की बात तो नहीं है ना, बने रहे ना इसमें। मतलब अगर आपका व्यू है या आपने पैसा लगा दिया इसमें, अप्लाई कर दिया है तो देखिए, जिस दिन एप्लीकेशन के लिए रिकमेंड भी किया था, मैंने तब भी बोला था डोंट ट्रैक जीएमपी। जीएमपी तो यू नो वो उथल-पुथल होती है। इट्स नॉट अ रेगुलेटेड मार्केट प्राइस जो कि आपको दिख रहा है। किसको पता है ना? तो उसको अवॉइड करिए। जब आप आईपीओ पे पैसा लगा रहे हैं, तो 2 ही चीज़ें मैटर, कुछ 2 नहीं एक्चुअली कुछ चीज़ें मैटर करती है। नंबर 1 कि वो आईपीओ किस ब्रांड से आ रहा है, किस प्राइस बैंड पर आ रहा है, किस समय आ रहा है, किस इंडस्ट्री से आ रहा है, पीर्स हैं कि नहीं, वैल्यूएशन जिस प्राइस पर आया है उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है कि नहीं, व्हाट टाइप ऑफ आईपीओ इट इज। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर मैं ओएफएस, क्योंकि सारा पैसा इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं, फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ओएफएस है ये। तो मैं इन सब चीजों को साथ में रख लूं, तो ओएफएस के इस पॉइंट को हम अगर साइड लाइन करके बाकी चीजों को देखें ना, इट्स अ पॉजिटिव इनसाइट कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन। And not only premium listing expectation, it is likely to perform in the secondary market also. तो अगर आप कोकिंग कोल, बीपीसीएल कोकिंग कोल में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं जिसमें एक स्केर्सिटी है। कोकिंग कोल इंडिया में ज्यादातर इंपोर्ट होता है, इसमें ज्यादातर इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है। और किस गवर्नमेंट की किस कंपनी के थ्रू होता है, वो भी इसके थ्रू होता है ये। तो फिलहाल आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इट्स अ गुड बेट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट ओएफएस। तो फिलहाल इसमें मेरे हिसाब से एप्लीकेशन नहीं है, तो अप्लाई करिए। और क्यूआईबी का डेटा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आई थिंक क्यूआईबी का भी कम से कम 1.5 तो सब्सक्रिप्शन आ ही जाएगा आसानी से। एंड अगर ये होता है तो प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन वी कैन कीप इन दिस। ठीक है, ओके। प्रीमियम लिस्टिंग की आप एक्सपेक्टेशन जरूर रखिए, चलते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा नाम जो कि कल खुलेगा ना, वो है अमागी वीडियो मीडिया लैब्स का। ये 13 से 16 जनवरी तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये का है, जिसके ज़रिए ये कंपनी कुल मिला के 1788.62 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस का पार्ट भी है। और फ्रेश इशू की जहाँ तक बात है तो कंपनी को 816 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो ओएफएस का पार्ट है वो अगर आप देखेंगे तो वो है 972.6 करोड़ रुपए का। तो इसका भी आईपीओ साइज थोड़ा सा ना ट्रिम किया गया है, अगर मैं आपको बता दूं। तो ये कल खुलेगा, 19 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो इसका जीएमपी आ गया है 17 रुपये, जो एक समय 37 रुपये के आसपास था। तो 398 वाला ये 378 रुपये अब दिखा रहा है कि ये शायद वहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। आप कह रही हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर कोई देख रहा है 37 वाला 17 हो गया तो थोड़ा सा तो संशय हो जाता है ना मन में। तो देखिए, पहली बात तो मैं
मैंने इस आईपीओ का भी बहुत ज़्यादा ट्रैक किया नहीं है। तो मैं अगर आप मुझे 1 दिन का टाइम अगर और दें, 1-2 दिन का टाइम और दें, तो मैं इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टडी कर लूँ, फिर मैं इस पे कोई व्यू दे पाऊँ। बट एट प्रेज़ेंट मुझे सिर्फ़ एक ही स्टेटमेंट में ये बोलना है कि इसमें एप्लीकेशन देना है कि नहीं, तो मैंने उसको उतना ट्रैक नहीं किया है संदीप जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए अपना। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ना आईपीओ लॉक-इन्स खुलने वाले हैं इस हफ्ते में। अगर आप देखें कुछ 11 कंपनियां जी। हैं जिनके आईपीओ लॉक-इन्स खुलने हैं। 21,000 करोड़ रुपए के ये आईपीओ लॉक-इन्स हैं। इसमें कुछ काफ़ी बड़े-बड़े प्रोमिनेंट नाम भी हैं। अब 11 कंपनियां हैं तो जी। सारी तो डिस्कस करना मुश्किल है। मैं केवल आज के लिए ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम हैं जिनके आईपीओ लॉक इन खुल रहे हैं। मैं वो चाहता हूँ कि जल्दी-जल्दी हम डिस्कस कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। श्योर। पहले नाम से शुरुआत कर रहा हूँ, वेकफिट इनोवेशंस। इसमें 1 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला है आज, 5% हिस्सा है ये, कुछ 1.5 करोड़ शेयर हैं, 257 करोड़ रुपए के। तो इनमें बस आप ये देखिए कि आईपीओ लॉक इन खुलने से जो सप्लाई आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिकने के लिए आ जाएंगे सारे शेयर, ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है जैसे ही लॉक इन खुल जाता है। तो 1 महीने का लॉक इन खुलने से वेकफिट इनोवेशंस में कोई दिक्कत तो नहीं समझ आ रही है आपको? हाँ, वेकफिट में अगर आप हैं, देन दिस इज़ द टाइम। यू पहली बात तो आपको निकल जाना चाहिए था। अगर आप नहीं भी निकले हैं, तो फिर तो भी आपको 160 के नीचे अब इसमें रुकना नहीं चाहिए। दिस इज़ हम्म, द मैक्स दैट यू शुड होल्ड इट। तो ₹160 का स्टॉप लॉस रख के जो आपको मिले लेने की कोशिश करें, लेकिन इसके नीचे इसको ना रखें। अच्छा, और ठीक है, अमूमन देखो। ऐसा देखा भी गया है संदीप जी कि जब लॉक इन खुलता है, तो एक हुँ, अच्छी खासी सप्लाई मार्केट में होती है। ट्रेड के लिए वो मतलब काफ़ी वोलेटाइल हो जाते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसके ऊपर फिर वॉल्यूम कितनी है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अमूमन वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको स्टॉक में भरोसा है, लॉन्ग टर्म का आपका उसमें आपने नज़रिया रखा है, तो बने रहिएगा। वोलेटिलिटी थोड़े समय के लिए रहती है, फिर सुधर भी जाती है। लेकिन अगर आपका स्टॉक को लेकर के नज़रिया शॉर्ट टर्म था, तो कोशिश करें कि एग्ज़िट ढूँढें। अभी स्टॉक वाइज़ जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 160 तक की स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी कड़ी में दूसरा नाम जो है ना जिसका लॉक इन आज ही खुला है 3 महीने का, वो अभी हम बात कर ही भी रहे हैं उस स्टॉक की, हमने करी भी है, कैनरा रोबैको एएमसी का, जिसकी नैन्सी जी ने सवाल पूछा था। 4% हिस्सा है, 75 लाख शेयर हैं जिनका लॉक इन खुला है, ये 220 करोड़ रुपए के आसपास के। तो सप्लाई बड़ी है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर भी आज दिख रहा है। तो कैनरा रोबैको पर आपकी राय? 280 शुड बी द स्टॉप लॉस, इसके नीचे नहीं। और फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना मैम, वो तब होती है जब किसी आईपीओ का 6 महीने का लॉक इन खुलता है, और वो है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा में 3 करोड़ 80 लाख शेयर हैं जिनका लॉक इन खुला है आज, और ये 20% हिस्से के बराबर है। 5,862 करोड़ रुपए के शेयर हैं ये। तो एमक्योर फार्मा में हमने लिस्टिंग देखा था, बहुत अच्छी हुई थी, पैसा बना भी है लोगों का। लेकिन ये जो आईपीओ का 6 महीने का लॉक इन आज खुला है ना, उस वजह से आप देखिए 6.75% के आसपास का फॉल है। तो बड़ा लॉक इन खुला है, तो बड़ी सप्लाई मार्केट में है, तो उसका असर तो साफ तौर पे शेयर में दिख रहा है। बाजार रिकवर हो गया, लेकिन ये स्टॉक नीचे से रिकवर नहीं हो पा रहा है। इस पर आपकी राय मैम? इसको डिप में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, मैनेजमेंट ठीक-ठाक है। और इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक चीज़ और भी होती है कि आपका आरएम जो जो फील्ड पे जो आपके लोग हैं वो कैसे हैं। तो मुझे तो ठीक-ठाक ही लगता है जहाँ पर भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कभी-कभी हम लोग भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ-कुछ डॉक्टर्स को, बड़े हॉस्पिटल्स को विज़िट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल हुँ। रहा है ऑन ग्राउंड, किस तरह की कंपनी से अप्रोच आ रही है। तो क एक्सक्यूज़ मी। तो कभी-कभी ऐसा होता है, तो एमक्योर फार्मा के जो काफ़ी ठीक-ठाक इनके रिलेशनशिप्स होते हैं इनके डॉक्टर्स वगैरह से, तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन मैं आगे भी अच्छी ही रख रही हूँ। तो फिलहाल के लिए रिजल्ट्स ठीक है। जो फाइनेंशियल्स है वो भी ठीक है। प्राइस पर जो एक चीज़ महँगी लगती है कि सेक्टर से अभी भी 20-25% महँगा है, लेकिन वो इसके फाइनेंशियल जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालाँकि थोड़ा-सा और अगर अच्छा हो जाए ये वाला क्वार्टर, तो इसमें और अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आ जाएगी। सो हुँ, इस हुँ। सप्लाई में आप अपने लिए अपॉर्च्युनिटी ढूँढिए। और लगभग 1-2 दिन का अगर हम समय दें, तो चांसेस जी, बनेंगे कि हमको 1430 के पास में मिल जाए। वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं विद द व्यू कि 1600 से लगभग 1850 के टारगेट मिले। ठीक है। ओके, 3 नाम और हैं इसमें, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने जी। वाला। 1 महीने वाला है करोना रेमेडीज़। इसकी लिस्टिंग हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लिस्टिंग इसकी भी अच्छी हुई थी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। 90 लाख शेयर हैं, 2% हिस्सा है, 129 करोड़ रुपए के ये शेयर हैं जो कि आज बाज़ार में हिट हुए हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुए हैं। इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं ना ऐसी? है। इसको प्रॉफ़िट में अगर आप अभी भी प्रॉफ़िट में हैं, तो बुक कर लीजिए, क्योंकि चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये एक प्रीमियम लिस्टिंग थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है,
लगभग 20-18% का NSE BSE के आसपास इसमें लिस्ट हुआ था। तो एज ऑफ नाउ क्योंकि ये रिव्यू भी किया था मैंने, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद भी है ये। तो फिलहाल के लिए अगर आप हैं तो आप निकल जाइए। फिलहाल फ्रेश बाय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी 1395 पर है। कम से कम जो इसकी सही वैल्यूएशन वाला जो है लगभग 1250 पर आ सकता है। तो उस डर के साथ, उस पॉसिबिलिटीज के साथ फिलहाल निकल जाइए और फ्रेश बाइंग मत करिए। ठीक है, ओके। 3 महीने वाला जो स्टॉक है ना जिसका लॉक इन आज खुला है वो है रूबिकॉन रिसर्च का। 64 लाख शेयर हैं, 4% हिस्सा ये है और जिसकी वैल्यू बनती है 414 करोड़ रुपए की। अब ये स्टॉक कल 650 रुपये पे बंद हुआ, शुक्रवार की बात करें। आज इसने एक डिप मारा नीचे में 625 रुपये का, लेकिन बाद में स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी हो गई। और अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो फिलहाल आपको इसका लेवल नजर आएगा 660 रुपये के ऊपर। तो आई थिंक जो होना था, जो डर था वो हो गया। तो क्या मान के चलें कि ये जो लॉक इन खुला है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है और स्टॉक ऊपर की और तेजी से चलेगा अब? देखिए, रूबिकॉन एक ऐसी कंपनी रही है जिसका लगभग सारा का सारा जो प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, वो यूएसए मार्केट से आता है, टू बी स्पेसिफिक। तो प्रोडक्ट जो है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सेल होती है एक्सपोर्ट, मतलब मेजॉरिटी बिजनेस फार्मास्यूटिकल गुड्स से है और वो भी यूएसए से है। तो आप इसकी वल्नरेबिलिटी यानी इसको फ्रेजाइल कितना रह सकता है कि अगर कुछ भी डिसीजन खराब आता है, वो कितना ज्यादा यहाँ पर हो सकता है, तो उसको समझ लिया अब आपने। अब आप टेक्निकल्स को समझ लें कि ये स्टॉक आज की डेट में अपने सेक्टर से कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं तो काफी महंगा है। 29 सेक्टर चल रहा है क्लोज टू, और ये लगभग 81 के मल्टीपल्स पर है। तो क्या फाइनेंशियल्स उतने अच्छे हैं कि जो इसको जस्टिफाई करे? उतने भी अच्छे नहीं है कि अपने पीयर्स को ये आउटबीट कर सके। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि सन फार्मा हो गया, सेक्टर भले ही वो आरओसी जो है 21 दे रहे हो, लेकिन सेक्टर से 39 के मल्टीपल पर भी है। तो यहाँ पर 2 चीजें हमको बहुत ध्यान से देखनी है। एक तो इसका टिकट साइज लगभग 600 के आसपास का है, ठीक है। दूसरा, आरओसी ये अच्छा दे पा रहा है, बट इसके साथ जो कंटेक्स्ट में हमको देखना है कि ये बहुत 100% डिपेंडेंट हम इसको बोल सकते हैं कि यूएसए की ऊपर है। तो अगर वहां से कुछ भी आता है, इसके नंबर्स पर असर पड़ेगा। सो ये मैंने इसलिए समझा है क्योंकि मैं इसमें एक ट्रेड कॉल साइड की देने वाली हूँ, तो आप स्टॉप लॉस को जरा समझ लें। तो फिलहाल ये 661 के आसपास में है। इट इज लाइकली कि ये आपको 700 से लेकर के 740, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड बनता है समटाइम्स। तो ये 2 चीजों को समझते हुए, 2-4 चीजों को समझते हुए, इफ यू वांट टू मेक अ ट्रेड, आप 661 के आसपास ले सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, डू नॉट पुट योर स्टॉप लॉस लेस देन बिलो 610। तो 610 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इसमें टारगेट का जरूर वेट कर सकते हैं 700 से 740 का। तो एक कॉल ट्रेड है, बट रिस्की है, इसीलिए इतना कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है, परफेक्ट है, पॉइंट वेल टेकन। एक आखिरी नाम है ट्रेवल फूड सर्विसेज का। इसका भी 6 महीने का लॉक इन खुला है, लेकिन एमक्योर फार्मा के विपरीत इसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 66% हिस्सा है जो कि आज खुला है इनका, ट्रेडिंग का फ्री हुई है। 8,72,000 शेयर हैं, 10,000 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बनती है। तो उस लिहाज से कौन सी कंपनी है? ट्रैवल फूड सर्विसेज ओके, साढ़े 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और आप देखिए 66% हिस्से के शेयर आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुए हैं। अब स्टॉक पहले से ही इतना गिर चुका है, मैं 1 महीने का चार्ट देख रहा था, उस वजह से ऐसा हुआ है कि स्टॉक पहले ही डिस्काउंट कर चुका है ये। सिर्फ ये एक रीजन तो नहीं होगा। सी द वैल्यूएशन अगेन, सेक्टर 47 और ये 41 के मल्टीपल्स पर है। तो जहां पर आप सेक्टर से थोड़े सस्ते हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत अटेंशन आ जाता है, बट उसके साथ साथ हमको फाइनेंशियल्स भी देखने की क्या वो अच्छे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -22% रीग्रोथ है, यानी प्रॉफिट है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से घटा हुआ है, सेल्स लगभग 28% से घटी हुई है। एंड ये स्टोरी सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी वैसा ही है। तो फिलहाल मेरी सलाह यही होगी कि आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपका नुकसान नहीं है, यू आर सेविंग योर कैपिटल। क्योंकि ये बहुत रिस्की बेट है, जहां पर आप सेक्टर से सस्ते तो हो लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं है क्वार्टरली बेसिस पर। लगातार अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर मुश्किल जाएगी। एंड स्पेशली जब न्यूली लिस्टेड कंपनीज मार्केट में आती हैं, तो उनको बहुत जरूरी होता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स वो अच्छा परफॉर्म करे मार्केट में, तभी उनकी जो साख है बनी रहती है। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल डर है कि ये आपको लगभग 1000 के आसपास, 1000 से 120 के आसपास, 1020 के आसपास आ जाएगा। तो और अभी 1150 पर है, तो करीब करीब 10-12% का और डिप बाकी है, वहां पर हम देख सकते हैं, नॉट नाउ। चलिए।
ठीक है, अवॉइड कीजिए और पैसा बचाइए, ये रहा है फिलहाल ट्रैवल फूड सर्विसेज को लेकर। रूबिकॉन रिसर्च पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है वो आप पहले नोट कीजिए, 610 रुपये का है। 50 रुपये के आसपास नीचे आपको सेट करना है, ऊपर में 700 740 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ IPO से जुड़ा हुआ हमारा खास सेगमेंट हम यहीं पे समेटते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले खास सेगमेंट की तरफ। वाह, क्या आईपीओ है। मैम, ये सेगमेंट का हमारे दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे आपने एक रूबिकॉन रिसर्च बता दिया है, और कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पर हैं जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? कोल इंडिया देख सकते हैं संदीप जी, कोल इंडिया ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी भी 430 के आसपास है, तो यहाँ पर छोटे टारगेट है क्योंकि चल चुका है इसलिए, बट 440 से 455 के भाव हमको यहाँ पर दिख सकते हैं, और 405 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही, लेकिन तो थोड़ा सा चल गया है इसलिए टारगेट थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी हम यहाँ पर चाहकर भी श्रिंक नहीं कर सकते। सो कोल इंडिया इज समथिंग दैट वी कैन लुक फॉर एज ऑफ नाउ। और अगर इन्वेस्टमेंट का आप आइडिया देख रहे हैं तो इरेडा को देखिए ध्यान से। इरेडा में आपको कुछ मिल जाएगा फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर माइंडसेट। तो मिड टर्म के लिए इरेडा मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। लेवल्स वही है, अगर आप पहला टारगेट देखेंगे तो 152, 170, एंड उसके बाद फिर ये जितना जाए आप उसको लेकर के चल सकते हैं। बट तैयारी इसकी ऐसी होनी चाहिए, आई थिंक मैंने बोला भी होगा कि आपका इसमें 120 रुपए का स्टॉप लॉस है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और जो एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी वो लगभग 130 के आसपास पड़ सकती है। तो पड़ जाए, अगर आपको अगर प्राइस आ जाए तो वहां पे थोड़ा बहुत एडिशन का व्यू रखिए। तो 3 तरह के ट्रेड्स यहाँ पर हैं अभी। एक वेरी बहुत एग्रेसिव ट्रेड जैसे रूबिकॉन, एक थोड़ा सा सेफर जिसमें कि आप 1 दिन का व्यू लेकर चल सकते हैं, दैट इज कोल इंडिया। देन इरेडा, जिसमें कि आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का एक व्यू लेकर के चल सकते हैं। और बीच में ACC एंड लोधा, ये 2 और स्टॉक्स है जहां पर बाइंग का व्यू शेयर किया था। ठीक है, तो परफेक्ट है। तो आपकी तरफ से रूबिकॉन रिसर्च एक एग्रेसिव प्ले है, इसमें आप लेवल्स नोट कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। इरेडा में खरीदारी करने की राय दी गई, आपने 152, 160, 200 के लेवल्स दिए हैं, राइट? हाँ जी। ठीक है, और इसके अलावा ACC और लोधा, ये भी स्टॉक्स हैं जो कि आपको शो के दौरान बताए गए हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैम। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? देखिए, हमारे मेंबर्स के पास तो डेफिनेटली स्टॉक्स रिकमेंडेशन के तौर पर स्टॉक शफल होते ही रहते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। फॉर एग्जांपल ACC हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड करके रखा हुआ है। इट्स अ डिस्क्लोजर, आपके साथ भी शेयर किया था, क्योंकि सीमेंट स्टॉक नहीं बदल सकते ना, एक व्यू है तो कहीं पर आपको एक वैल्यू बाइंग मिलती है। तो ACC जैसे स्टॉक, या फिर देयर आर मेनी स्टॉक्स, इरेडा जैसे स्टॉक्स हमने अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर दिए हो सकते हैं पास्ट में, या फिर शेयर भी किए जा सकते हैं। बट एज फार एज माय पोर्टफोलियो कंसर्न, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने रिकमेंड किया है आज, और वो पोर्टफोलियो में है। रेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब समझते हुए काम करिए। और जाते जाते एक और बात बोलना चाहती हूँ कि ये वाला जो बजट है बाकी बजट से अलग है, क्योंकि इस समय इस बार के ग्लोबल सेंटिमेंट्स उतने फेवरेबल नहीं है। तो एग्रेसिव बाइंग किसी भी बजट ओरिएंटेड होकर के स्टॉक्स में थोड़ा बचे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती Thank you. समय देने के लिए, एंड विश यू अ गुड डे हेड। तो इसी के साथ हेलो मनी 9 यहीं पर हम समेटते। काफ़ी सारे सवाल बच गए होंगे जो हम नहीं ले पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो 3:30 बजे क्लोजिंग बज़ में आप जुड़िएगा, वहाँ पर अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। हेलो मनी 9। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।